साथियों नमस्कार। और जैसा जो है आज सभी लोगों के साथ में शेयर किया गया था, आज का जो हमारा प्रशिक्षण है, ये जो बायोमास का कैसे जो है कार्बन का और कैसे जो है एस्टिमेशन कैलकुलेशन जो है किया जाता है, उसमें जो आज हमारे मुख्य जो हमारे वक्ता है, हमारे आदरणीय वैज्ञानिक प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राजेश कौशल साहब हमारे बीच में हैं। और उनका मैं अपनी टीम की तरफ से जो है शुरू में धन्यवाद भी करता हूँ कि बहुत जो है शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने जो है हमारी अनुरोध को स्वीकार करते हुए और ये अपना एक व्याख्यान देने के लिए वो सहमत हुए। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और ये हम सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक जो है साबित होगा। तो ऐसी जो है हमारी आशा है। तो मैं डॉक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि अपना जो व्याख्यान है वो जो है शुरू करें डॉक्टर साहब। नमस्कार, सभी को मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर। सर जी जी, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को जो है जिन्होंने स्पेशली जो टीम है, मैं डायरेक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूं कि आज आपने जो है इस लेक्चर के लिए मुझे चुना। तो पहले तो सभी तकनीकी भाइयों को मेरा नमस्कार। तो जो आज का मैं व्याख्यान देने जा रहा हूँ, मैं जरा स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। तो वैसे आप देखेंगे कि मुझे लग रहा है स्क्रीन शेयर हो गई है। हाँ जी डॉक्टर साहब, और फुल स्क्रीन भी आ गई है। अब आप चालू कर ठीक सकते है, हैं, आगे पीछे ठीक भी है। हो तो आज जो मेरा लेक्चर जो है, मुझे टॉपिक जो असाइन किया गया है, दैट इज रिगार्डिंग द क्वांटिफिकेशन ऑफ कार्बन स्टॉक्स इन द वेजिटेशन। तो साथियों, कार्बन अपने आप में आज की डेट में एक जो है बहुत जरूरी विषय हो गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज की डेट में जो है क्लाइमेट चेंज की बात अगर हम करें तो एक बहुत बड़ा एक मुद्दा निकल के आ रहा है। तो जैसा कि आपको भी विदित है कि जो क्लाइमेट चेंज के लिए जो सबसे बड़ी जो हम जिसको कहते हैं कि जो गैस है जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो मानी जाती है कि जिसकी वजह से ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और ये जो है हम मनुष्य ही इसके लिए सबसे ज्यादा शायद मैं मानता हूँ उत्तरदायी है कि जो हमारा ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से अगर आप देखेंगे बहुत ऐसी चीजें सामने आ रही हैं। इसी बार अगर आप देखेंगे कि जो बारिश हो रही है, आप देखेंगे मानसून से पहले ही बारिश आ गई है। और हमें इवन अगर आप देखेंगे देहरादून जैसी कंडीशन में हमें मक्का बोने का भी अभी समय नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारे तापमान में वृद्धि हो रही है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो शायद हम मनुष्यों ने कभी सोची नहीं थी। तो इस संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम क्या कर सकते हैं? तो इसमें जो है एक वर्ड या एक टर्म आती है जिसको हम कहते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। अभी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता क्या है एक्चुअली? सिक्वेस्ट्रेशन जो एक वर्ड है उसका मतलब है कि लॉक कर देना। किसी चीज को आप जैसे लॉकर में रख देंगे तो सेफ रखने के लिए, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन भी वही चीज है कि हम कार्बन को एक सेफ सेफ्टी के तौर पे अपने लॉकर में रख देंगे। और अगर इसमें हम बात करें जो पेड़ या पौधे हैं या वेजिटेशन है, इनका एक बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो पौधों की जो क्षमता है, अगर मैं बात करूं तो वो सबसे ज्यादा जो है पौधों की क्षमता जो है फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ले सकते हैं और उसको अपने प्लांट्स पार्ट में स्टोर कर सकते हैं। भले वो लीफ में हो, भले वो टहनियों में हो, भले वो बोल में हो, तो बोल में हम अच्छी खासी मात्रा में जो है कार्बन को हम रख सकते हैं। इसी तरह अगर हम देखें पौधे की जड़ के अंदर भी जो है हमारा कार्बन स्टोर हो जाता है। और जब ये पत्ते जमीन में गिरते हैं, मिट्टी में गिरते हैं, तो ये मिट्टी की हेल्थ तो इम्प्रूव करते ही करते हैं,
अपने साथ ये कार्बन भी जो है मिट्टी में ऐड करते हैं। तो पेड़ अपने आप में एक ऐसी फैक्ट्री है जो कि वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ले सकता है, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर सकता है। और अगर हम देखेंगे ये कार्बन डाइऑक्साइड इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, अब अगर मैं इस विषय से थोड़ा सा हट के एक बात करता हूं कि अगर हम कार्बन उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड, यही नहीं कि अगर इंडिया कार्बन डाइऑक्साइड को प्रदूषित कर रहा है तो उसका इफेक्ट जो है पाकिस्तान में नहीं जाएगा, या अगर हम कहें कि चाइना अगर कोई कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल के आ रही है उनके इंडस्ट्रियल की वजह से, तो वो भारत में इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो इसी तरह अगर यूएसए भी कोई पॉल्यूशन कर रहा है, उसका अगर हम इम्पैक्ट देखेंगे तो ये ग्लोबली है, ना कि ये कोई रीजनल लेवल पे या लोकल लेवल पे है। लोकल लेवल पे तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कोई बाउंड्री नहीं देखती है। ये जितनी भी बाउंड्रियां अगर हम बात कर रहे हैं, ये सब हम मानव के लिए बाउंड्री होती हैं, लेकिन हम जैसे कहते हैं कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, पंछी, पवन, हवा, नदी के झोंके, कोई सरहद ना इसे रोके। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी वही चीज है। आज अगर हम इसको बढ़ा रहे हैं, इसकी मात्रा एटमॉस्फेयर में अगर हम बढ़ा रहे हैं, तो आने वाली हमारी जनरेशन को भी इसको भुगतना पड़ेगा। तो हमारे इसमें एक बहुत बड़ा दायित्व निकल के आ जाता है, क्योंकि ऐसा ही नहीं कि ये आज ये पूरे विश्व में आज इसी पर चर्चा हो रही है, कार्बन पे चर्चा हो रही है। और अगर आप देखेंगे, एक ऑलरेडी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहते हैं आईपीसीसी। तो आईपीसीसी का एक बहुत बड़ा रोल है, और हर साल जो है एक मीटिंग होती है पूरे वर्ल्ड वाइड में, हर 2 साल के अंतराल पे मीटिंग होती है जिसमें बहुत से डिसीजन लिए जाते हैं। और भारत की अगर बात करें तो भारत भी सिग्नेटरी है आईपीसीसी का। जो भी आईपीसीसी कहती है हम बाध्य हैं, हमें वो स्वीकार करना पड़ता है। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारे जो नीतिगत फैसले हुए हैं, जैसे अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल की बात करें, या अभी हाल ही में जो हमने जो साइन किया है, पेरिस एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके अनुसार हमें जो है अपना कार्बन उत्सर्जन कम करना है। अब कार्बन उत्सर्जन कम करना है, अगर हम क्योटो प्रोटोकॉल में भी बात करें, बहुत सी ऐसी चीजें आती थी, जैसे कार्बन ट्रेडिंग की हम बात करते थे, या हम कार्बन सब्स्टिट्यूशन की बात करते थे। तो ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई हैं जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वातावरण से कम कर सकते हैं। कुछ एक अगर मैं बात करूं तरीके क्या हैं, एक तो जियोलॉजिकल वेज है जिससे हम कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। और जियोलॉजिकल वे में हम क्या करते हैं कि हम वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और धरती के बहुत गहराई में जाकर, लगभग 800 मीटर से भी ज्यादा गहराई में जाके इसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। हालांकि ये बहुत कॉस्टली विधि है। इसी तरह अगर हम ओशन की बात करें, हमारे समुद्र है, इनमें भी जो है हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके जो है ओशन के अंदर डाल सकते हैं। लेकिन ये जो दोनों विधियां हैं, इसमें बहुत ज्यादा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता है, और ये बहुत महंगी तकनीकें हैं जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से निकाल के हम ओशन में भी डाल सकते हैं या धरती के भूगर्भ में भी डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक बहुत सस्ता तरीका है जिसको हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल वे ऑफ कैप्चरिंग कार्बन, जिसका मतलब क्या है कि हम धरती पे पेड़ पौधे लगा के भी कार्बन डाइऑक्साइड को हम कम कर सकते हैं। तो हमारे पेड़ों में इतनी क्षमता है, हमारे पेड़ खुद ही इंजीनियर हैं। तो पेड़ जो है वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं और उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। जो ये क्लाइमेट चेंज का बदलाव देखने को मिल रहा है, इसमें ये एक बहुत सक्षम रूप से ये सहायक हो सकते हैं। ऐसा ही नहीं है कि जो है पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते ही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधा देता भी है। जैसे कि हम फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो हम सांस छोड़ते भी हैं, जिस प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसी तरह पौधों में भी एक रेस्पिरेशन की क्रिया रहती है। तो पौधा ऐसा नहीं है कि फोटोसिंथेसिस ही करेगा, वो रिस्पायर भी करेगा। इसी तरह जब मिनरलाइजेशन होती है तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड उस समय भी रिलीज होती है। लेकिन पौधों में अगर हम ओवरऑल बजटिंग की बात करते हैं, तो पेड़ ऐसे हैं कि जो एक नेट बैलेंस की अगर बात करें, तो पौधों में हमेशा नेट पॉजिटिव बैलेंस ही रह के आएगा, और हमेशा हमेशा ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को वातावरण में कम करें। अब हमारा क्या रोल हो सकता है? हमारा एक जो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो हमारा जो संस्थान है एक वाटरशेड के ऊपर बहुत सालों से काम कर रहा है, और हमारे पॉलिसी में या हमारी रिसर्च में वाटरशेड की एक अहम भूमिका है। जो भी हम काम कर रहे हैं या कार्य कर रहे हैं, हम जो है हम कोशिश करते हैं कि वो कार्य हम वाटरशेड मोड में करें।
अगर हम वाटरशेड मोड में कार्य नहीं भी कर रहे हैं, कोई भी हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम की बात करते हैं, तो वो बिना वेजिटेशन के वो पूरा का पूरा काम बिल्कुल अधूरा है। भले वो हम सॉइल वाटर कंजर्वेशन की बात करें, चाहे हम जो है जलागम की बात करें, दोनों की अगर हम बात करते हैं तो विदाउट जो है वेजिटेटिव कवर वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए जो वाटरशेड के अगर हम 5 या 6 मूलभूत प्रिंसिपल या सिद्धांतों की बात करते हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत हमारा यही आता है कि टू मेंटेन द एडिक्वेट वेजिटेटिव कवर। तो हमें जो भी बंजर भूमि है, जो भी डिग्रेडेड लैंड है, जो भी वेस्ट लैंड है, अगर हम उस पे जो है किसी भी तरह का वेजिटेशन कवर लेके आते हैं, तो हम वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग जो 5 अलग सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगा आज, चूंकि मैं बात करूंगा कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे हम मेजर करेंगे, वो सबसे बड़ी यहाँ पे बात निकल के आती। तो जैसे मैं वाटरशेड की बात कर रहा था, तो हम सबका एक दायित्व दिया गया है, हम चाहे सेंटर में काम करें, चाहे हम हेडक्वार्टर में काम करें, तो हमें वाटरशेड में हमेशा काम दिया जाता है कि हम वाटरशेड में काम करें। और साथियों, आप सबको जैसे कि पता है कि कोई भी वाटरशेड अगर हम लेते हैं, अगर हम कैचमेंट एरिया को देखते हैं, तो फॉरेस्ट का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है कैचमेंट में निकल के आता है। तो जितना भी कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट प्लान बनता है, उसमें एक फॉरेस्ट का बहुत अहम अहम महत्व है। और अगर वैसे भी अगर हम वाटरशेड में बात करें, अगर हम इन जनरल भी हम कहते हैं कि टॉप पोर्शन जो वाटरशेड का जनरली हम फॉरेस्ट एक्टिविटी को देते हैं, मिडिल पार्ट जो हम कहते हैं जनरली हम हॉर्टिकल्चर को देते हैं, और जो कमांड एरिया है जो हमारा, वो हम जनरली एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को देते हैं। तो वाटरशेड की बात करें तो फॉरेस्ट एक बहुत अहम भूमिका में आते हैं। उसके अलावा भी जो है हम कहते हैं कि जो हमारी एग्रो फॉरेस्ट्री है, तमाम तरह की कोई भी वाटरशेड की हम बात करते हैं, तो वहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री की एक अहम भूमिका निकल के आती है। इसके बाद भी अगर हम जो है ड्रेनेज लाइन ट्रीटमेंट की बात करें, या स्लोप स्टेबलाइजेशन मेजर जितने भी होते हैं हम उनकी बात करें, कोई भी बात करें, कोई चेक डैम लें, ब्रशवुड चेक डैम अगर हमें बनाना है, उसमें भी वेजिटेशन की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निकल के आती है। तो जब भी हम कोई भी वाटरशेड का हम कोई भी कार्य करते हैं, तो सबसे पहले हम यही हमारे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम आखिर करने क्या वाले हैं। तो हम कभी भी वाटरशेड में काम करेंगे, तो दो चीजें निकल के आती हैं, एक पोस्ट प्रोजेक्ट और एक प्री प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले वहां पे क्या था, और जब हम प्रोजेक्ट खत्म करके वहां से निकलेंगे तो वहां पे हमने क्या चेंजेस लाए हैं। तो ये जो चेंजेस लाते हैं, तो ये क्या चेंजेस वहां पे आएंगे, इनको मेजर करना ही आज हम सीखेंगे। पर्टिकुलरली आई विल टॉक इन रिलेशन टू वेजिटेशन, क्योंकि वेजिटेशन जो है, मैंने पहले बताया कि वाटरशेड का एक अहम कंपोनेंट जो है वो वेजिटेशन है। उसके बिना हम वाटरशेड सोच भी नहीं सकते। अगर हम इंजीनियरिंग मेजर की भी बात करें, इंजीनियरिंग मेजर नो डाउट दे आर वेरी वेरी इफेक्टिव, लेकिन हम जानते हैं कि इंजीनियरिंग मेजर बहुत जो है कॉस्टली भी होते हैं, एंड इट रिक्वायर लॉट ऑफ टेक्निकल नो हाउ। तो जब हम वाटरशेड में बात करते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर समय हमारे पास बहुत अच्छी टेक्निकल नो हाउ हो, या फिर दूसरा ये है कि हमारे पास बहुत अधिक बजट हो। तो जहां पे हमारे पास बजट की कमी है, तो जहां पे हम इंजीनियरिंग मेजर नहीं ले सकते हैं, तो वहां पे हमेशा हम बात करते हैं कि वी हैव टू गो फॉर द बायो इंजीनियरिंग। और बायो इंजीनियरिंग मेजर जब हम बात करेंगे, तो वेजिटेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निकल के आता है, जिसे कोई भी नकार नहीं सकता। और बायो वेजिटेटिव मेजर का सबसे अच्छी बात क्या है कि दे आर वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। हमें वेजिटेशन लगाना है, पेड़ लगाने हैं, पौधे भी लगाने हैं, कोई बहुत महंगी चीज नहीं है। और दूसरा, जब भी आप कभी भी कोई भी इंजीनियरिंग मेजर भी अगर लेते हैं, तो इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर कोई भी होता है, उसका एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन होता है। इट मे बी 5 ईयर 10 ईयर की कौन सा स्ट्रक्चर है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कोई भी बायो इंजीनियरिंग मेजर होगा, तो इंजीनियरिंग मेजर धीरे धीरे अपना कार्य करना कम कर देते हैं, या टूटने फूटने लग जाएगा। अगर हम उस स्ट्रक्चर को मेंटेन नहीं करते हैं, रिपेयर नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन यही स्ट्रक्चर को अगर हम इन कॉम्बिनेशन विद जो हम वेजिटेशन लगाएंगे, तो हम ये देखते हैं, और हमने पाया भी है, सस्ताधारा का एग्जाम्पल आपके पास है, आज भी वहां पे अगर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर नहीं भी है, तो वेजिटेशन अब अपना काम कर रहा है। तो वेजिटेशन का कार्य एक बहुत लंबा कार्य है, 40 50 60 साल 70 साल 80 साल तक आपका जो कार्य देगा, वो वेजिटेशन ही देगा। तो अगर हम मैकेनिकल मेजर की भी बात करते हैं, दे आर ओनली टू सपोर्ट दी वेजिटेशन।
और कोई भी वाटरशेड में हम कार्य करते हैं तो हमारा मेन ध्यान ये होता है कि हम कैसे हम वहां पे वेजिटेशन को इम्प्रूव कर पाए, ताकि वहां पे मॉइस्चर आ सके, पानी आ सके। तो साथियों, अब जब कभी भी हमें कोई भी वाटरशेड पे काम करना है तो जनरली हमें कार्य यही दिया जाएगा कि ठीक है, कोई भी टेक्निकल ऑफिसर, हम आपसे भी यही अपेक्षा करते हैं कि आपको दो चीजें वहां पे पकड़ के लानी है कि जब हमने वहां पे प्रोजेक्ट का कार्य शुरू किया तो वहां पे क्या हो रहा था, या वहां पे वेजिटेशन कैसा था, वहां पे सॉइल लॉस कितना था, वहां पे रन ऑफ क्या था, वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कितनी थी, वहां पे एनिमल प्रोडक्टिविटी कितनी थी। उसके बाद हम 4-5 साल अपना कार्य करते हैं, 5 साल के बाद हमारे से ये अपेक्षा की जाती है कि अब पोस्ट प्रोजेक्ट डाटा आप लेके आइए। तो पोस्ट प्रोजेक्ट डाटा में हम कहते हैं कि रन ऑफ कितना हमने रोक दिया, कितना हमने सॉइल लॉस रोक दिया, कितनी हमने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ा दी, ये सब बातें हम निकल के आती हैं, कितनी एनिमल प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ाई, ये सब बातें निकल के आएंगी। लेकिन इसमें एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो जनरली हम इग्नोर कर जाते हैं, दैट इज रिगार्डिंग दी कार्बन, या दैट इज रिगार्डिंग द वेजिटेशन, कि वेजिटेशन में कितना बायोमास बढ़ गया। पहले हम बायोमास की बात करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारा फोकस शिफ्ट हो गया है कार्बन की तरफ। तो यहां मैं आप सबको एक चीज से अवगत कराना चाहूंगा, क्यों हमारा फोकस जो है कार्बन की तरफ हो गया, और क्यों बायोमास की तरफ से थोड़ा हमारा जो है रुझान कम इसलिए हुआ है, क्योंकि हमारी जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है, फॉरेस्ट की पॉलिसी है, जैसे मैंने पहले कहा कि वाटरशेड का ऊपर का 1/3 हिस्सा जो है जनरली फॉरेस्ट में रहता है, या हमारा कैचमेंट एरिया जितना भी है वो फॉरेस्ट में रहता है। और अगर आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि कोई भी हम जो है हरा पेड़ है, कोई भी ग्रीन फेलिंग जो है बिल्कुल बैन है अगर हम 1000 मीटर अबव जाते हैं मीन सी लेवल। इसका मतलब पहाड़ों में अगर हम जाएंगे, क्योंकि हमारे अधिकतर वाटरशेड पहाड़ों में है, अगर हम पहाड़ों में जाते हैं तो हम कोई भी अगर पेड़ वहां पे लगाते हैं तो उस पेड़ को हम काट नहीं सकते हैं। लाइक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम कोई पॉपुलर या यूकलिप्टस का पेड़ वहां पे लगाएंगे तो हम 8 साल के बाद उसको काट सकते हैं। लेकिन अगर हम पहाड़ में कोई भी पेड़ लगाते हैं तो हमारे पास ये परमिशन नहीं होती है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कि हम उस पेड़ को काट पाए, क्योंकि वहां पे हमें सॉइल रिसोर्सेज ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम ये नहीं चाहते कि हमारी सॉइल वहां से बह के जाए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने वहां पे ग्रीन फेलिंग को टोटली बंद कर दिया है। हालांकि ये भी एक डिबेट का विषय है कि ग्रीन फेलिंग बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। ये एक दूसरा इशू है, इस पे हम कभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूंगा कार्बन क्रेडिट्स की। तो इसका मतलब जो वाटरशेड में जो भी प्लांटेशन अगर हम लगाएंगे, इसका मतलब या तो हम काट नहीं सकते, अगर हम काट नहीं सकते तो किसान क्यों लगाए, बात ये आती है, महत्वपूर्ण बात ये आती है, अगर किसान उसको काट ही नहीं सकता है तो वो पेड़ क्यों लगाएगा। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए जो है एक परियोजना जो स्टार्ट की गई थी, कार्बन क्रेडिट की स्टार्ट की गई थी। जैसे कि आप जानते हैं कि पेड़ अगर कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वो कहाँ पे स्टोर करेंगे, वो उसको अपनी टहनियों में या अपने तने में स्टोर कर लेते हैं। और साथियों, अगर इस कार्बन को अगर हम मेजर कर लें, हम मैं पेड़ की बात नहीं करता, इवन जो हमारी झाड़ियां हैं या जो हमारी हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, कुछ भी हैं, जो भी कार्बन ये लेंगी, ये इसको स्टोर करेंगी। और अगर इस कार्बन कितना स्टोर किया है ये हमें अगर पता लग जाएगा तो हम ये निकाल सकते हैं कि कितना कार्बन जो है एटमॉस्फेयर से हमारे पेड़ ने ले लिया है। इसका मतलब इतना जो है कार्बन, इतना टन पर हेक्टर कार्बन जो है हमने जो है वातावरण से कम किया है और अपनी जमीन में हमने स्टोर कर दिया है। तो हम पेड़ भले नहीं काट सकते हैं, लेकिन जो पेड़ ने कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपने तने में स्टोर कर रखी है, उस कार्बन को अगर हम कार्बन मार्केट में बेचते हैं तो किसान लोग इससे भी मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये भी अब एक जरिया आ गया है पहाड़ों में। ठीक है, अगर आप जो है पेड़ काट नहीं सकते तो एज ए कार्बन क्रेडिट आप उनकी सेल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी 1 2 3 पेड़ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। इसमें या तो हमें क्लस्टर में आना पड़ेगा, गांव की पूरी कम्युनिटी लैंड हमें लेनी पड़ेगी, वहां पे हमें किसी भी तरह का जो है पेड़ लगाने पड़ेंगे। और जो पेड़ जितना कार्बन 5 साल या 6 साल में देंगे तो उस हिसाब से किसान को उतना पैसा मिल जाएगा। नॉट ओनली अगर अगर हम वेजिटेशन की बात करें, मैं वेजिटेशन यहाँ पे बात कर रहा हूँ, फ्रूट ट्रीज की भी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि फॉरेस्ट्री ट्रीज की बात हो रही है, फ्रूट ट्रीज में भी अगर हम कार्बन की मात्रा नाप सकते हैं तो हम इजीली उसको कार्बन क्रेडिट के रूप में उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं। और बहुत से कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है,
क्योंकि हो क्या रहा है, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं अभी, क्योंकि अगर आप सब जानते होंगे क्योटो प्रोटोकॉल में भी ये बात निकल के आई थी कि हमें अपना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करना है। तो इसमें जो है कंट्री दो मुद्दों में बट गए थे। एक कहते थे कि हम तो कम नहीं कर सकते क्योंकि जो है हमारी इंडस्ट्री से इंडस्ट्रियल ग्रोथ रुक जाएगी। कुछ कंट्री ऐसे भी थे वो ये कह रहे थे कि चाइना और इंडिया है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण इस समय कर रहे हैं, तो इसलिए पहले चाइना और इंडिया अपना प्रदूषण रोकें। तब जो है कुछ एक कंट्री ऐसे डेवलप्ड कंट्री थे, ऑस्ट्रेलिया था, यूएसए था, ये सब इल्जाम इंडिया और चाइना पे थोपते थे कि क्योंकि आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा सबसे ज्यादा आप उत्सर्जित कर रहे हैं, तो आपका हक बनता है कि आप सबसे पहले अपने कार्बन डाइऑक्साइड को रोकें। लेकिन इससे उल्ट हम जो है या चाइना या हम यूएसए पे या डेवलप्ड कंट्री पे ये इल्जाम लगाते थे कि चूंकि आपने तो अपना इंडस्ट्रियल एरा जो स्टार्ट है 1800 में कर दिया था, तो आप तो बहुत पहले से प्रदूषण करते आ रहे हैं। आपने तो 1800, 1850, 1900 से प्रदूषण आप करते आ रहे हैं, तो आपको तो लगभग 150 साल प्रदूषण करते करते हो गया है। और हमें आजादी मिली है 1947 में, तो अभी हमें तो 60-70 साल ही हुए। तो और दूसरा ये है कि जिस हिसाब से हमारी जनसंख्या है, हम 130 से 140 करोड़ के आसपास हैं। अगर हम अपना पर कैपिटा पॉल्यूशन भी कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में देखेंगे तो हमारा जो है पॉल्यूशन लेवल बहुत कम है। और यूएसए का अगर पर कैपिटा निकालते हैं तो बहुत ज्यादा है। तो इंडिया ये कह रहा था कि नहीं पहले आप रोकिए, वो कह रहे थे पहले आप रोकिए। लेकिन मित्रों, चाहे हम एक दूसरे को ब्लेम करें, दिक्कत जो है वो हमारे वातावरण को होगी। कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी रूप में अगर वो आता है तो नुकसान हमारी आने वाली जनरेशन को है। हम तो भुगत ही रहे हैं, लेकिन हो सकता है इससे भी ज्यादा भुगतान हमारी आने वाली जनरेशन को करना पड़ेगा। तो इन्हीं सब मुद्दों को नजर रखते हुए एक डिसीजन लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल आया था, जब बहुत पहले आया था ये, तो क्योटो प्रोटोकॉल में ये हुआ, ठीक है हम दो तरह के कंट्री बना देते हैं, एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 कंट्री इस तरह से बन गए थे। तो उसमें यह रखा गया कि ठीक है, जो कंट्री अपना उत्सर्जन कम नहीं करना चाहते, जैसे यूएसए कम नहीं करना चाहता है, यूरोपियन कंट्री कम नहीं करना चाहते, ठीक है आप करिए। लेकिन जितनी मात्रा में आप कार्बन छोड़ेंगे, जितनी मात्रा में आप कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ेंगे, उतनी मात्रा का कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहीं से प्रोक्योर करना पड़ेगा। जब ये बात आई तो कार्बन क्रेडिट की बात शुरू हो गई कि ठीक है, हम इंडिया में ये कह रहे हैं ठीक है हम पेड़ लगाएंगे और जितना हमारा कार्बन क्रेडिट जमा होगा वो हम यूएस को भेज देंगे। तो कार्बन क्रेडिट की मार्केट कहाँ पे आ रही है? जितने भी डेवलपिंग कंट्री हैं, अफ्रीका है, चाइना है, या इंडिया की बात करें, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, वेजिटेशन को बढ़ाएं, और जितना कार्बन क्रेडिट हम वहां से निकालेंगे वो अधिक से अधिक मात्रा में हम जो है डेवलप्ड कंट्री को दे पाए। तो आज जो आगे अब चल रही है, इन्हीं मार्केट की बात चल रही है। और इसी कड़ी में जो है कार्बन स्टॉक को कैसे क्वांटिफाई करना है वाटरशेड में, ये एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात हो जाती। तो साथियों, कार्बन कुछ भी नहीं है। कार्बन बेसिकली क्या है, जो बायोमास है, हमारा शरीर भी अगर हम बात करें, हम कार्बन सीएचओ से ही बने हुए हैं बेसिकली। तो जो कार्बन है, जो बायोमास के अंदर अगर हम बात करते हैं, तो 50% की मात्रा जो है कार्बन की ही है। तो लगभग लगभग जो भी पेड़ का बायोमास है, हम ये मान के चलते हैं कि 50% उसमें कार्बन ही है। और अगर हम बायोमास की बात करें तो दो तरह का बायोमास होता है, एक तो होता है लिविंग बायोमास और एक होता है डेड बायोमास। अगर हम लिविंग बायोमास की बात करें तो लिविंग बायोमास को भी हम दो तरह में क्वांटिफाई करते हैं, एक तो होता है अबव ग्राउंड बायोमास और दूसरा होता है बिलो ग्राउंड बायोमास, जिसमें हमारी जड़ें आती हैं। अबव ग्राउंड बायोमास में हमारे पत्ते, टहनियां और मेन तना आ जाता है, और बिलो ग्राउंड में हमारी जड़ें आती। इसी तरह डेड बायोमास होता है। डेड बायोमास में हमारी जो है, जंगलों में अगर आप देखेंगे कई बार पेड़ गिर जाते हैं, मर जाते हैं, जो उनकी लकड़ियां जो हैं टूट टूट के नीचे गिर जाती हैं, टहनियां गिर जाती हैं, या जो फिर लिटर के रूप में पत्ते नीचे गिर जाते हैं, उन्हें हम डेड बायोमास कहते हैं। तो इन बायोमास का क्वांटिफिकेशन कैसे करना है, इसी के बारे में मैं बात करूंगा अब। तो कोई भी कार्बन स्टॉक हमें जब भी निकालना है साथियों, तो हमारे पास दो चीजें या दो तरीके हमारे पास होते हैं। एक को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड और दूसरा होता है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड। तो डिस्ट्रक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं कि हम जाएंगे, हम सीधा सीधा पेड़ को काट देंगे, क्योंकि हमें कार्बन निकालना है। बट कार्बन निकालने से पहले महत्वपूर्ण चीज है बायोमास निकालना। तो जब तक हमें बायोमास नहीं पता है तो हम कार्बन नहीं निकाल सकते हैं।
तो कोई भी वेजिटेशन का अगर हमें पहले, सबसे पहले हमें कार्बन निकालना है तो हमें बायोमास निकालना है। और बायोमास निकालने के दो तरीके हैं, डिस्ट्रक्टिव मेथड है और दूसरा जो है नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड है। अगर हम डिस्ट्रक्टिव मेथड की बात करें तो डिस्ट्रक्टिव मेथड क्या कहता है कि आप पेड़ काट दीजिए, उसका वजन ले लीजिए और जाके कह दीजिए, उसका 50% कर दीजिए कि इतना मेरे पास कार्बन था। लेकिन अगर हम डिस्ट्रक्टिव मेथड ही यूज करेंगे तो ये हमारे लिए कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब हमने पेड़ को काट दिया, इसका मतलब जितना उसने कार्बन वातावरण से लिया था उतना हमने वापस वातावरण में भेज दिया। इस चीज से हमें बचना है। इसलिए हमारे पास क्या है, बहुत सारे नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड हैं जिससे डायरेक्टली हम पेड़ को गिराए बिना ही जो है हम पता लगा सकते हैं कि वहां पे कितना कार्बन है। तो इसके दो तरीके हैं, अभी मैं आगे उस पर चर्चा करूंगा। एक तो हम मॉडल लगा के करते हैं और दूसरा कई बार हमारे पास डिफॉल्ट फैक्टर कुछ ऐसे आ जाते हैं जिससे हम कार्बन को निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इसको निकालना कैसे है। उसके लिए कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट हमें होती है जब भी हम फील्ड में जाएंगे। अब हमें वाटरशेड में जाना है तो वाटरशेड में हमें क्या क्या लेके जाना है। हमारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे टेप है, कैलिपर है, ये रवि अल्टीमीटर है, ये हाइट नापने का, पेड़ की हाइट को नापने का ये यंत्र है, क्लाइनोमीटर, एलेस्कोप, कोई भी हो इससे हम ले सकते हैं। वेइंग्स बैलेंस है आपका जो है, हैंड साव जिसको आप दाब या कटिंग के लिए जो आप कुल्हाड़ी वगैरह यूज करते हैं, और कील लेनी है, टैग, पेपर बैग, पॉलिथीन बैग, ये छोटी छोटी चीजें जो भी आप अपना फार्म पे से आपको उपलब्ध हो जाती हैं, आप इसका इंडेंट करके फार्म में ले जा सकते हैं फील्ड में। और उसके बाद जो है हम अपनी सैंपलिंग स्टार्ट कर देते हैं। और जनरली हम अब अपने वाटरशेड में आ जाते हैं इसके बाद। अब जनरली हमें देखते हैं कि हमारे पास जनरली वाटरशेड का एरिया बहुत ज्यादा बड़ा होता है। जनरली हम कहते हैं कि 500 हेक्टर का वाटरशेड एरिया है, या 600 हेक्टर का है, 1000 हेक्टर का है, या 200 हेक्टर का है। तो डिपेंड करता है कि हम किस स्केल पे वाटरशेड में काम कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंगली हमें सैंपलिंग यहाँ पे करनी पड़ती है। हम सैंपलिंग करते क्यों है बेसिकली, क्योंकि अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास 500 हेक्टर एरिया है, तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि हम कि पूरे के पूरे 500 हेक्टर एरिया में जाएं और सब जगह हम अपना वेजिटेशन की मेजरमेंट करें। तो ये बहुत प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और ना हमारे पास इतना टाइम है, ना इतनी मैन पावर है, और ना ही उसका कोई फायदा है अल्टीमेटली। तो हम क्या करते हैं कि एक छोटे सैंपल प्लॉट में जाके हम सैंपलिंग करते हैं। जैसे 500 हेक्टर एरिया है तो 500 हेक्टर एरिया में से हम कुछ एक सैंपलिंग करेंगे, कुछ एक सैंपलिंग पॉइंट निकालेंगे। वो सैंपलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे अभी मैं आगे बात करूंगा। और उस सैंपलिंग प्लॉट में जाके हम जो है अपने कुछ क्वाड्रेट है, क्वाड्रेट को लेआउट करते हैं। मैं अभी आगे बात करूंगा क्वाड्रेट होता क्या है। तो हम उससे जो है अपना निकाल सकते हैं कि कैसे जो है क्वाड्रेट हमें लेआउट करना है। तो अब मैं बात करूंगा कि क्वाड्रेट होता क्या है। क्वाड्रेट एक जो है हमारा यूनिट होता है जिसके अंदर जाके हम मेजरमेंट करते हैं। तो क्वाड्रेट का जो साइज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी हम वाटरशेड में जाएंगे। जब भी हम वाटरशेड की कोई भी कार्य हम करना शुरू करेंगे तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट साइज है कि क्वाड्रेट का साइज क्या होना चाहिए। क्या हम आधे बाय आधे मीटर का क्वाड्रेट ले, या 1 बाय 1 मीटर का क्वाड्रेट ले, या 5 बाय 5 मीटर का क्वाड्रेट ले, या 10 बाय 10 मीटर का क्वाड्रेट ले। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि क्वाड्रेट का साइज कितना होना चाहिए। तो पहले तो मैं पेड़ों की बात करूंगा, ट्रीज की बात करूंगा। तो हम क्या करते हैं जब भी हम जाएंगे तो हम एक छोटे क्वाड्रेट से शुरू करेंगे। जैसे हम अपना एरिया ले लेंगे 0.25 × 0.25 मीटर। फिर हम उसमें नोट करेंगे कि कितने उसमें जो है पेड़ आ रहे हैं, हम उसको एक टेबल में नोट कर लेंगे। फिर हम थोड़ा सा एरिया इंलार्ज करेंगे, उसको आधे बाय आधा मीटर का कर देंगे। उसमें कितने प्रजातियां आ रही हैं, कितने पेड़ की स्पीशीज आ रही हैं, वो हम उसको फिर से नोट कर लेंगे। इस तरह हम अपना एरिया बढ़ाते जाएंगे। 1 मीटर करेंगे, 2 मीटर करेंगे, 5 मीटर करेंगे, 10 मीटर करेंगे, और हम इस डाटा को यहाँ रिकॉर्ड करते जाएंगे। एक समय साथियों ऐसा आ जाएगा, अगर ये देखिए, ये सपोज ये छोटा हमने जो है क्वाड्रेट लिया था आधे बाय आधे मीटर का, तो इतने नंबर ऑफ स्पीशीज आ रही थी। फिर जब हमने साइज बढ़ाया इतने नंबर ऑफ स्पीशीज आई, फिर साइज बढ़ाया इतने नंबर ऑफ स्पीशीज आई। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी स्पीशीज बढ़ते 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 एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे ये स्टेबल हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये नंबर ऑफ स्पीशीज स्टेबल हो जाएंगी, हम कहते हैं कि ये जो है हमारा जो है, ये पॉइंट जो है हमारा, ये साइज क्वाड्रेट का आइडियल साइज होना चाहिए। तो ये तरीका है कि हमें, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमारे क्वाड्रेट का क्या साइज होना चाहिए। लेकिन अभी हमने भारतवर्ष में हम बहुत सालों से हम रिसर्च करते आ रहे हैं
तो अभी हमने एक्सपेरिमेंट से ये पता लगाया है जनरली कि ग्रासेस के लिए इन जनरल हम 1 बाय 1 मीटर का क्वाड्रेट लेते हैं, या हर्ब्स है उसके लिए हम 1 बाय 1 मीटर का क्वाड्रेट लेंगे। जहां पे झाड़ियों की बात आएगी वहां पे हम 5 मीटर बाय 5 मीटर का क्वाड्रेट लेंगे, और जहां पे हम पेड़ों की सैंपलिंग हमें करनी है तो हमें कम से कम 10 बाय 10 मीटर का एक क्वाड्रेट डालना। तो साथियों ये तो हुई कि क्वाड्रेट का साइज। अब इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर आता है कि नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स कितने होने चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा कि आपको 500 हेक्टर एरिया है तो सारे एरिया में आप नहीं जा सकते हैं, आप एक स्पेसिफिकली 500 हेक्टर में से आप 5 हेक्टर या 1 हेक्टर या 2 हेक्टर ही कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ क्वाड्रेट डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है, आपके पास कितना पैसा है, कितना बजट आपको सरकार ने दे रखा है, और तीसरी चीज है कि कितने एक्यूरेसी से आप करना चाहते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आप स्टडी करेंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स आप लेंगे, इसका मतलब आपका रेट ऑफ एक्यूरेसी उतनी बढ़ती जाएगी। बट हमें यह भी देखना है कि हमारे पास समय कितना है और पैसा कितना है, इसलिए हम इन जनरल कहते हैं कि 5 से 10% इंटेंसिटी पे अभी अगर हम काम करेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। हालांकि अगर बहुत ज्यादा लार्ज एरिया होगा तो हम कई बार 1% सैम्पलिंग इंटेंसिटी पे भी जा सकते हैं। अब 5% इंटेंसिटी हो गया, अगर 1 हेक्टर एरिया है तो 5% 1 हेक्टर का एरिया हमें लेना है। तो जैसे कि मैं आपको एक यहाँ पे एक्सरसाइज मैंने आपको दे रहा हूं कि सपोज आप 10 हेक्टर एरिया में काम कर रहे हैं और आपकी 5% रिकमेंडेड इंटेंसिटी पे काम करना है आपको, और आपका साइज ऑफ क्वाड्रेट अगर 5 बाय 5 मीटर है, तो क्या आप नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स इसमें निकाल सकते हैं? आप ट्राई कर सकते हैं इस एक्सरसाइज को। मुझे उम्मीद है सभी मेरी बात सुन रहे होंगे। हाँ डॉक्टर साहब आपकी बात पहुंच रही है। यस सर। तो एक ये मैं एक्सरसाइज छोटी सी दी है कि 5% जो है इसमें जो है सैम्पलिंग इंटेंसिटी हमने निकाली है, 10 हेक्टर एरिया है, और हमारा साइज 5 बाय 5 मीटर के क्वाड्रेट हमें डालने हैं, तो कितने क्वाड्रेट लगेंगे ये आपको निकालना है। तो निकाल पा रहे हैं, कोई कोशिश कर रहे हैं तो आप निकाल सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि 1 हेक्टर का अगर हम 5% निकालेंगे तो लगभग लगभग अगर हम करते हैं तो 5/100 करके, अगर हम 1 हेक्टर में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं तो लगभग 500 स्क्वायर मीटर एरिया आता है। इसका मतलब 1 हेक्टर एरिया के लिए हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर जो है एरिया लगेगा। तो अगर हमारा साइज ऑफ क्वाड्रेट 5 बाय 5 मीटर भी है 200। और टोटल एरिया 1 हेक्टर का 500 है, तो 500 बाय 5 तो 20 क्वाड्रेट लगेंगे। और अगर हम 10 हेक्टर की बात करते हैं तो हमें 200 क्वाड्रेट अपने वाटरशेड में लगाने पड़ेंगे। तो कम से कम 200 क्वाड्रेट की स्टडी हमें उस पर्टिकुलर जो है वाटरशेड में जो एरिया है उसमें हमें करनी पड़ेगी। मिनिमम दिस नंबर ऑफ क्वाड्रेट करने पड़ेंगे अगर हम 5% सैम्पलिंग इंटेंसिटी पे जाते हैं। लेकिन मैं चूंकि अभी भी यही चीज मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि हमें 5% या 2% ही रखनी है। ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास कितनी मैन पावर है। क्योंकि आपको पता है आईसीआर में इस समय मैन पावर की कमी होती जा रही है, तो कोई जरूरी नहीं कि हम 200 क्वाड्रेट भी करें। एटलीस्ट हम अगर 20 क्वाड्रेट या 30 क्वाड्रेट भी कर लेते हैं तो हम अपना कार्य, उससे भी हमारे पास कुछ ना कुछ डाटा जनरेट हो जाएगा। तो ये एक नया तरीका जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का आया है, ये आईपीसीसी ने भी ये तरीका दिया है क्वाड्रेट डालने का। तो पहले तो मैंने बताया था कि जनरली पेड़ों के लिए आपको 10 बाय 10 मीटर का क्वाड्रेट लेना है, जो श्रब्स के लिए है 5 मीटर बाय 5 मीटर का क्वाड्रेट लेंगे, और जहाँ पे हर्ब्स की बात करेंगे वहां पे हमारे पास 1 मीटर बाय 1 मीटर का क्वाड्रेट आता है। लेकिन अभी जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं तो बहुत सारा काम इंडिया में भी चल रहा है, और आईपीसीसी भी ये कार्य कर रही है, और पूरे सभी देशों में ये कार्य चल रहा है। तो आईपीसीसी ये कहता है कि आपको बहुत ज्यादा क्वाड्रेट डालने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ये इस तरह से क्वाड्रेट डालना है, इसमें क्या है 31.62 मीटर इधर और 31.62 मीटर इधर आता है, और ये एरिया मिलके 0.1 हेक्टर कवर कर लेता है। तो इस तरह के अगर आप 0.1 हेक्टर के 5 क्वाड्रेट भी अगर आप डाल लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। तो ये जो 0.1 हेक्टर का ये क्वाड्रेट है, ये जनरली हम कहते हैं कि जितने भी पेड़ों का डाटा लेंगे, जितने भी वेजिटेशन में जो भी ट्रीज का डाटा होगा, वो हमें इस 0.1 हेक्टर एरिया से लेना है। इसके अलावा जो इसके 7.64 मीटर बाहर को अगर हम जाएंगे तो इसमें हम बड़े क्वाड्रेट डालेंगे 5 बाय 5 मीटर के, जिसमें हम जो है श्रब्स का डाटा लेंगे। अगर आप ये देखेंगे ये क्वाड्रेट है, इसमें हम श्रब्स का डाटा लेंगे,
इसके अंदर छोटा कोऑर्डिनेट एक और आएगा 1/1 मीटर का, इसके अंदर हम हर्ब्स का डाटा लेंगे। और जो पेड़ों का आपका कोऑर्डिनेट बना है 0.1 हेक्टर का, इसके दोनों कॉर्नर में हम सॉइल के लिए डाटा लेंगे। तो जितना भी आपको सॉइल का ऑर्गेनिक कार्बन एनपीके निकालना है, उसके लिए जब भी हम सैंपलिंग करेंगे तो ये जो है एक, अगर हम करेंगे इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो है कोऑर्डिनेट है ये, कि किस तरह से कोऑर्डिनेट डाला जाएगा, किस तरह से उसमें हमें पेड़ कहाँ पे लेने हैं, कहाँ पे हमें श्रब्स लेनी है, कहाँ पे हर्ब्स लेनी है, और कहाँ पे मिट्टी के नमूने लेने हैं। एक तरीका हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये तरीका भी है। अगर आप ये तरीका आपको लग रहा है कि इसमें आपकी मैन पावर ज्यादा लग रही है, तो सबसे सिंपल तरीका है कि पेड़ों के लिए 10x10 मीटर, श्रब के लिए 5x5 मीटर, और ग्रासेस और हर्ब्स के लिए 1x1 मीटर का आप कोऑर्डिनेट लेंगे। अब आपका एक बार सैंपलिंग, आपने एरिया सिलेक्ट कर लिया कि मुझे इस एरिया में जाके सैंपलिंग करनी है। अब हमारा दूसरा काम है कि हमें वहां पे बायोमास निकालना है कि वहां पे कितना बायोमास है। अब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कार्बन तभी निकलेगा जब आपके पास बायोमास होगा। तो बायोमास निकालने के भी अलग अलग तरीके हैं, मैं अभी बात करूंगा। तो बायोमास जो है निकालने के लिए, जैसे क्योंकि चूंकि आप सभी जो है साइंस के स्टूडेंट रहे हुए हैं, और हम सब ने जो है, अगर मैं आपको एक बार आपकी फिजिक्स क्लास में ले चलूं वापस, मैं चाहूंगा थोड़ा इंटरेक्टिव भी रहे सेशन, नहीं तो मुझे लग रहा है पता नहीं कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो थोड़ा सा अगर अगर फिजिक्स की सर क्लास में आ रही है जी आवाज? बिल्कुल सर सुन रहे अच्छा हैं। ठीक है जी। तो मैं ये चाहूंगा कि कोई मुझे अगर बता सकता है कि हमने फिजिक्स पढ़ी है तो डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता था उसमें? मास मास अपॉन पर वॉल्यूम। वॉल्यूम, मास मास पर अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम, वेरी गुड। तो अब आप सबको पता लग गया कि डेंसिटी हमारा मास अपॉन वॉल्यूम है। तो अगर हमें मास निकालना है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसी फॉर्मूले से डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम है। अगर हमें मास निकालना है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? फॉर्मूला क्या बन डेंसिटी इनटू जाता है? वॉल्यूम सर, डेंसिटी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम। वेरी गुड। तो हमारे पास, इसलिए अगर हमें कभी भी बायोमास निकालना है तो हमारे पास दो चीजें होना बहुत जरूरी है। नंबर एक है वॉल्यूम, और दूसरा क्या है? डेंसिटी। मैं उम्मीद कर रहा हूं यहां तक आपको पता लग गया होगा कि बायोमास क्या है। बायोमास कुछ भी नहीं है, इट इज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। और अगर हम ट्रीज की बात करते हैं, मोटा मोटी, अगर मैं पहले ट्री की बात करूंगा, हर्ब श्रब की बात मैं बाद में करूंगा, तो पहले अगर हम ट्री की बात करते हैं, अगर हम ट्री की शेप अगर हम निकालें, अगर हम ट्री को एक मोटे तौर पे अगर हम उसकी शेप देखते हैं, तो किस तरह की शेप ट्री की आती है? ट्री की जनरली शेप क्या है अगर हम करें? कोन है या सिलेंडर है, क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर है, वेरी गुड। तो आप सब जानते हैं कि सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर पाई आर एच। स्क्वायर एच, वेरी गुड। तो अब आपको अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पता है, पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन क्या आप जानते हैं, हम बोल तो रहे हैं कि ट्री एक सिलेंडर है, क्या आप मानते हैं ट्री सिलेंडर है? नो सर। ट्री सिलेंडर नहीं है, क्योंकि अपर पोर्शन इसका कौन अपर पोर्शन क्या है? जनरली कम होता जाएगा डायमीटर में, और नीचे का पोर्शन क्या है? ज्यादा है। तो हम कहते हैं ट्री एक ट्रू सिलेंडर नहीं है। नो डाउट इट रिजेंबल अ सिलेंडर, बट इट इज नॉट अ ट्रू सिलेंडर। तो ट्रू सिलेंडर का तो फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन अब जो ट्री का फॉर्मूला है वो पाई आर स्क्वायर एच नहीं रहता है। अब हमें जो पाई आर स्क्वायर एच को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, वो हमें करना पड़ता है मल्टीप्लाई रेट ऑफ टेपर। अब टेपर क्या हो गया? टेपर क्या हो गया कि डिक्रीज इन डायमीटर, नीचे से ऊपर तक जैसे जैसे डायमीटर डिक्रीज करेगा उसको हम कहते हैं टेपरिंग होना। क्या आप में से मुझे कोई ये बता सकता है कि ट्री टेपर क्यों करता है? एनीबॉडी? ट्री में टेपर क्यों होता है? ट्री क्यों जाके ऊपर अपने आप को कम कर लेता है और नीचे ज्यादा करता है? एज की वजह से हो सकता है सर, नीचे की ब्रांचेस पुरानी होती है ऊपर की। चलिए, और कोई गैस लगाना चाहता हो? यस, कोई बताना चाहता हो कि ट्री ऊपर जाके क्यों डायमीटर कम कर रहा है, नीचे इतना बड़ा डायमीटर है ट्री का, ऊपर कम कर रहा है? कुछ तो होगा, कोई तो कारण होगा। ट्री अपने आप में एक साइंस के रूप में कार्य करता है।
अगर आप देखेंगे जब भी हवा चलेगी, तूफान चलेगा, तो क्या होता है? स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी के लिए। नीचे तो बेस। जितनी हवा आती है तो वो क्राउन पे आएगी और धीरे धीरे सबसे वो हवा कहाँ पे जाएगी? नीचे की तरफ जाएगी। तो होता क्या है, ट्री का सबसे ज्यादा उखड़ने का चांस कहाँ से रहता है? बेस से रहता है, क्योंकि हवा का पूरा विंड प्रेशर जो है ट्री झेलता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ डाइवर्ट कर देता है। तो इसका मतलब जब भी बहुत तेज हवा चलती है तो पेड़, अगर आप देखेंगे जनरली क्या है, बेस की तरफ से उखड़ना शुरू हो जाते हैं। तो ट्री क्या करता है, ट्री बहुत समझदार प्राणी है क्योंकि ये भी एक लिविंग प्राणी है। तो ट्री भी कोशिश करता है मैं ज्यादा से ज्यादा अपना ग्रोथ मटेरियल जो एलोकेट कर दूं बेस की तरफ कर दूं, क्योंकि मुझे खतरा सबसे ज्यादा उखड़ने का कहाँ से है? बेस से है। तो अगर मेरा बेस बचा रहेगा तो मैं भी बचा रहूंगा। तो ट्री क्या करता है कि जितना भी ग्रोथ मटेरियल एलोकेशन होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ मटेरियल जो है वो नीचे की तरफ एलोकेट कर देगा और ऊपर की तरफ से पतला होता जाएगा, ताकि जो है कभी भी विंड का बहुत ज्यादा प्रेशर आए तो ट्री झेल पाए। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे जहां पे ट्रीज जो है सिंगल खड़े होंगे या स्कैटर्ड वे में खड़े होंगे, उनमें आप टेपर ज्यादा पाएंगे। जैसे अगर आप यहीं देहरादून में देखेंगे, हमारा जो लॉन है इसमें जितने भी पाम के ट्री खड़े हैं, अगर आप देखेंगे नीचे तो बहुत ज्यादा डायमीटर है, ऊपर जाके एकदम कम हो रहा है। तो ये क्यों है? दिस इज ओनली टू काउंटरैक्ट द टेंडेंसी ऑफ द विंड, कि वो मुझे उखाड़ ना दे। यही अगर आप ब्लॉक प्लांटेशन करेंगे, घनी प्लांटेशन कर देंगे, तो रेट ऑफ टेपर उसमें कम हो जाता है। तो यहां तक आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो जो फॉर्मूला था जो मैं बता रहा था बायोमास का था, दैट इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम मैंने कहा पाई आर स्क्वायर एच है, लेकिन पाई आर स्क्वायर एच नहीं है, उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें रेट ऑफ टेपर के साथ। और रेट ऑफ टेपर को हम कहते हैं फॉर्म, FORM, फॉर्म। तो फॉर्म जो है आज के कोर्स में मैं आपको नहीं बताऊंगा फॉर्म कैसे निकालते हैं या क्यों निकालते हैं। आप सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय फॉर्म फैक्टर। तो हमें रेट ऑफ टेपर कंसीडर करना है, इसीलिए जो भी सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा पाई आर स्क्वायर एच, उसको हम रेट ऑफ टेपर से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि हमारे पास कोई वॉल्यूम आ जाए। तो अब बात आ गई पाई आर स्क्वायर एच की। तो अब पाई आर स्क्वायर एच में अगर आप देखेंगे दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है रेडियस और दूसरा आ रहा है हाइट। तो जब भी हमें ट्री का वॉल्यूम निकालना है, बायोमास निकालना है, तो हमें दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पता होना चाहिए। नंबर पहला है डायामीटर और दूसरा नंबर है हाइट। अगर हमें पेड़ का डायामीटर पता है और पेड़ की हाइट पता है, तो हम कहीं भी किसी भी पेड़ का बायोमास स्टैंडिंग अवस्था में निकाल पाएंगे। तब आप कोई भी आपकी प्लांटेशन है, कोई भी वाटर शेड है, आप आराम से उसमें बता सकते हैं इतने मेरे पास इतने कार्बन क्रेडिट हैं, तो इन कार्बन क्रेडिट को अब हम सेल कर सकते हैं। लेकिन बेसिक स्टार्ट कहां से होता है? द बेसिक स्टार्ट फ्रॉम सैंपलिंग एरिया, सैंपलिंग यूनिट, देन कमिंग टू डायमीटर एंड हाइट ऑफ द ट्री। तो आई होप क्लियर है जी इतना। आवाज आ रही है? हाँ यस सर। सर। अच्छा ठीक है। तब हम डायमीटर की बात कर लेते हैं। तो डायमीटर जो है पेड़ का सबसे इंपॉर्टेंट आ गया, क्योंकि हमें वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहले डायमीटर है। डायमीटर निकालने के लिए आप सब जानते हैं, कैलिपर आप सभी ने देख रखे हैं, टेक्निकल लोगों ने आपने यूज भी किए होंगे अपने इसमें। तो दिस इज द सेम कैलिपर जो आपने फिजिक्स क्लास में यूज किया था 11th 12th क्लास में। तो दिस इज द सेम कैलिपर। और जब भी आपको इसको रीडिंग लेनी है, एक जो इसमें ध्यान, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है, दैट इज प्लेस ऑफ मेजरमेंट। तो डायमीटर हम ट्री का कहां पे लेते हैं, किस हाइट पे लेते हैं? वो हाइट है 4 फुट 6 इंच, दैट इज 1.37 मीटर, जिसको हम डीबीएच भी कहते हैं। जो डायमीटर कॉरस्पॉन्डिंग एट दिस पॉइंट 1.37 मीटर, दैट इज नोन एज योर डीबीएच। क्या आप में से कोई ये बता सकता है क्यों हम 1.37 मीटर पे ही लेते हैं, क्यों कोई और हाइट पे नहीं लेते हैं? कोई आप में से बताना चाहेगा क्यों 1.37 मीटर ही ये हाइट है, क्यों नहीं 1 मीटर या आधा मीटर या बेस पे क्यों नहीं ले लेते हैं? सर टेपर कम होगी शायद, उसके ऊपर से टेपर यूनिफॉर्म चली जाएगी। और कोई? और कोई कोई बताना चाहता है? कोई कोशिश करना चाहेगा? सर कन्वीनियंट रहता है हमें मतलब उस हाइट पे लेने में।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इन्होंने कही कि 1.37 मीटर इज द मोस्ट कन्वीनियंट हाइट। क्योंकि इमेजिन करिए अगर आपको फॉरेस्ट में जाना है, अगर आपको आपके जो है पीआई ने कह दिया कि आपको जाओ 200 पेड़ का डाटा लेके आओ, शाम तक जो है डायमीटर ही नापना है, और आपको क्या डायमीटर ही तो नापना है, आप जल्दी करके आ जाओगे। लेकिन इमेजिन करिए अगर आपको बेस में मेजरमेंट करनी पड़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा कि 200 बार आपको बैठना पड़ेगा और 200 बार खड़े होना पड़ेगा डायमीटर लेने के लिए। तो इसका मतलब आप जो है फील्ड में काम कम कर पाएंगे, और जो है आपकी उठक बैठक ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए जो है 1.37 मीटर इज द मोस्ट कन्वीनियंट हाइट फॉर टेकिंग द डायमीटर ऑफ द ट्री। दूसरा क्या होता है, जब भी हम जंगल में जाते हैं जनरली हम क्या देखते हैं कि जो बेस पेड़ों का है जनरली वो ग्रासी से कवर्ड रहता है। तो जब ये चीजें ग्रासी से कवर्ड रहेंगी तो दिक्कत क्या आती है कि हमें कभी भी डायमीटर लेना पड़ेगा तो पहले हमें घास हटाना पड़ेगा, तो हम जाके रीडिंग ले सकते हैं। इसीलिए हम जनरली कहते हैं कि 1.37 मीटर हम इसीलिए लेते हैं कि दिस इज द मोस्ट कन्वीनियंट हाइट। आप सिंपली खड़े होंगे, आपके चेस्ट के सामने जो पॉइंट आएगा, इन जनरल एवरेज इंडियन हाइट की अगर बात करें तो वो 1.37 मीटर या 4.5 फीट की हाइट पे वो पॉइंट आता है। तो इसको लेने का तरीका क्या है, या तो कैलिपर से ले लीजिए या फिर टेप से ले लीजिए। इसके कुछ स्टैंडर्ड रूल भी हैं, तो उसकी चर्चा मैं आज नहीं करूंगा क्योंकि टाइम कम है, इसको मैं कभी बाद में बात करूंगा। तो कैलिपर जो है आपका पहला इंस्ट्रूमेंट था जिससे आप जो है ट्री की हाइट ले सकते हैं। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारा है यहाँ पे जो है टेप है। टेप की सहायता से भी हम जो है डायमीटर ले सकते हैं, लेकिन टेप हमें क्या देगी, टेप हमें जो है डायमीटर नहीं देगी, टेप हमें जो क्या देगी, सरकमफ्रेंस देगी। तो सरकमफ्रेंस देगी या गर्थ इसको बोलते हैं। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या रहता है, 2 पाई आर, या फिर हम बोलते हैं पाई डी। तो अगर हमारे पास गर्थ पता है और हमें पता है गर्थ पाई डी है, तो हम डायमीटर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें गर्थ भी पता हो। तो भले आप गर्थ लीजिए चाहे डायमीटर लीजिए, उनको हम इंटरचेंज कर सकते हैं। और टेप का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि टेप को आप अपनी एक जेब में रख के भी ले जा सकते हैं, जबकि कैलिपर का साइज बड़ा रहता है, उसको आपको उठा के चलने में थोड़ा कन्वीनियंस कम होगी। हालांकि कहते हैं कि कैलिपर के जो है डाटा ज्यादा एक्यूरेसी होती है उसमें एज कंपेयर टू दी टेप रीडिंग से, क्योंकि टेप कई बार क्या होता है कि अगर हम प्लास्टिक की टेप ले जाते हैं तो कई बार स्ट्रेच होती है। स्ट्रेच होने से क्या है हमारे पास एरर के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप मान के चलेंगे कि अगर 1 मिलीमीटर का भी एक एरर आता है या 2 mm का भी अगर एरर आता है, अगर हम गर्थ लेंगे तो गर्थ इजिकल टू पाई डी होता है। तो इसका मतलब एरर हमारा 3 टाइम्स बढ़ जाएगा, क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 है। तो कोई भी अगर 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का भी हम एरर करेंगे तो इसका मतलब वो एरर 6 mm तक जाके वो हमारे को डायमीटर में कन्वर्जन के टाइम बैठ जाएगा। तो इसीलिए कोशिश करें आप अगर रीडिंग कैलिपर से ले पाए ठीक है, नहीं है तो टेप से लेंगे तो आपको देखना है, या तो आप स्टील की टेप ले लीजिए या आप इंश्योर करिए कि आपकी जो टेप है वो ज्यादा स्ट्रेच ना हो, पुरानी टेप ना हो, खिंची हुई टेप ना हो। तो आप डाटा ले लेंगे, उसके बाद ये एक रिकॉर्ड शीट मैंने बना रखी है, इसमें आप डायमीटर की रीडिंग लेंगे। कैलिपर से हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी आप रीडिंग लेंगे आपको 2 रीडिंग लेनी है। 2 रीडिंग कैसे लेंगे, दोनों रीडिंग एक, क्योंकि पेड़ को जब हम देखेंगे पेड़ हमारे पास 2 एक्सिस रहती हैं, एक मेजर एक्सिस होती है, एक माइनर एक्सिस होती है। क्योंकि ट्री कभी सर्कुलर नहीं होता, ट्री इज ऑलवेज बिटवीन एलिप्स एंड अ सर्कल। तो एलिप्स में हमेशा मेजर माइनर एक्सिस है, तो ट्री में भी हम कहते हैं कि 2 रीडिंग लेंगे, वन अलोंग द मेजर एक्सिस, अनदर अलोंग द माइनर एक्सिस। तो दूसरा जो है अगर टेप से रीडिंग ले रहे हैं तब आपको सिंगल रीडिंग लेनी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए टेप से काम और जल्दी हो जाता है एज कंपेयर टू कैलिपर, क्योंकि टेप से हमें एक ही रीडिंग लेनी। तो अब एक हमारा तरीका खत्म हो गया कि हमें पता लग गया कि डायमीटर कैसे लेना है। अब दूसरी चीज इसमें महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है कि पेड़ की हाइट कैसे लेनी है। हाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमारे पास अलग अलग मेथड है, जैसे मैंने कहा यहाँ पे ऑकुलर मेथड, शैडो मेथड, सिंगल पोल मेथड, और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं। अब आपको ये मेथड की जरूरत ही नहीं, आप इंस्ट्रूमेंट यूज करिए, फार्म फील्ड में जाइए, पेड़ को देखिए, और पेड़ देखने से ही नामात्र से आपको ट्री की हाइट पता लग जाएगी। लेकिन अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिससे हम ट्री की हाइट पता लगा सकते हैं। एक तरीका मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये शैडो मेथड है। किसी भी सनी डे में अगर आप देखेंगे कोई भी ट्री है, एक ये शैडो कास्ट करेगा इस तरह से,
और ठीक इसके सामने अगर आप खड़े हो जाते हैं या आप किसी डंडे को भी खड़ा कर देते हैं, ये डंडा भी एक शेडो कास्ट करेगा। तो अगर आप सभी ने क्लास 9th 10th 8th में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ रखा होगा, तो अगर ऐसे सबने पढ़ा होगा, तो मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो अगर आप देखेंगे ये दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को इस तरह से अगर ये सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं, तो दिस ए बी इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ए बी डिवाइडेड बाय ए बी इज इक्वल टू बी डी डिवाइडेड बाय बी डी। तो इस मेथड से हम ट्री की हाइट बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस मेथड की एक लिमिटेशन है कि अगर बादल आ गए तो आप इस मेथड से काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरह अगर जो है आपका बहुत डेंस फॉरेस्ट है, तो शेडो दूसरे ट्री के ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, तो आप इस मेथड से काम नहीं कर पाएंगे। तो ये शेडो मेथड था ट्री का। चूंकि टाइम कम है, ये दूसरा मेथड सिंगल पोल मेथड है। तो सिंगल पोल मेथड में हम क्या करते हैं, अपनी आर्म लेंथ से इस तरह से ट्री के टॉप को और बेस को देखेंगे। अगर आप ये देखेंगे, ये भी दो ट्रायंगल बन जा रहे हैं इस तरह से। ये देखिए ए बी ई और ए बी ई, ये दो ट्रायंगल बन रहे हैं, सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं। अगर हमें ए बी निकालना है तो इस फॉर्मूले से हम आराम से इस ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे इसमें ई बी क्या है, ई बी है ऑब्जर्वर कितनी दूरी पे खड़ा है, अपने पेड़ को देख रहा है, आप टेप से नाप सकते हैं। ए बी क्या है, जो इसने ये डंडा पकड़ा है जिससे ये पेड़ को देख रहा है। अब इसमें क्या है, ऑब्जर्वर एक डंडा लेगा जिससे ये पेड़ को देखेगा, टॉप पोर्शन, बेसल पोर्शन। अब इस डंडे की हाइट पता होनी चाहिए, ये आर्म लेंथ जो आदमी की ये पता होगी। अगर ये आर्म लेंथ पता है, इस डंडे की हाइट पता है, तो ये हम आराम से ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। तो चूंकि अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे तो बहुत आसानी से ये चीजें हमारे को समझ आती हैं। ये कुछ एक ट्रेनिंग हमने जाके बाहर भी दी है ये सब चीजों की, कि ट्री हाइट कैसे निकालनी है। तो मैं जो है ऑर्गेनाइजर हैं प्रोग्राम के, उनसे भी गुजारिश करूंगा कि टेक्निकल को कुछ प्रैक्टिकल अगर ये सीखना चाहें तो एक आधा दिन इनको प्रैक्टिकल भी करवाया जा सकता है कभी ले जाके इनको, कि ट्री की हाइट डायमीटर कैसे निकालें। हमारे पास बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी हैं। अगर ये देखेंगे आप, रवि अल्टीमीटर, क्लाइनोमीटर, हागा अल्टीमीटर, ये इंस्ट्रूमेंट से हम डायरेक्टली भी ट्री की हाइट निकाल सकते हैं। हमें कोई शेडो मेथड की जरूरत नहीं है, सिंगल पोल मेथड की जरूरत नहीं है। हम फील्ड में जाएंगे, सीधा जाके हम पेड़ के टॉप को देखेंगे और बेसल पोर्शन को देखेंगे, हमारे पास ट्री की हाइट आ जाएगी। क्योंकि आज समय कम है, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट हैं, दे आर बेस्ड ऑन दी ट्रिग्नोमेट्री प्रिंसिपल। आपने सभी ने पढ़ा होगा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अगर आप याद करेंगे टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोल, सबने पढ़ा है, तो आपको टेन थीटा पता है क्या है। अब टेन थीटा में भी अगर आप ये देखेंगे, अगर ये पेड़ की हाइट है और अगर हमें कोई एंगल बनाते हैं, तो हम बहुत आसानी से पेड़ की हाइट निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये सेम चीज है। ऑब्जर्वर ने यहाँ से इंस्ट्रूमेंट के साथ इस पेड़ को देख रहा है, यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। अगर हमें ये एंगल पता है तो हम बहुत आसानी से इस पेड़ की हाइट निकाल सकते हैं। मैं डिटेल में नहीं जा रहा, टाइम कम है, कभी प्रैक्टिकल में बात करेंगे, आमने सामने बात होगी, तो मैं अपनी बात ज्यादा अच्छे से आपको रख पाऊंगा और समझा पाऊंगा। ये इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम रीडिंग लेते हैं। और ये देखिए, बड़ा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, आपको कुछ नहीं करना है इस इंस्ट्रूमेंट से। केवल आपको ट्री का टॉप देखना है, ट्री का बॉटम देखना है, आपको ट्री की हाइट पता लग जाएगी। और इस इंस्ट्रूमेंट की कॉस्ट मात्र 2500 रुपए है, बहुत कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट नहीं है। रुड़की में आराम से अवेलेबल है ये इंस्ट्रूमेंट, तो आप इस इंस्ट्रूमेंट को ले सकते हैं। कभी भी आपका कोई भी वाटरशेड का काम हो, ये इंस्ट्रूमेंट बहुत महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है, जिससे बहुत आराम से आप कार्बन स्टॉक्स निकाल सकते हैं। वापिस आऊंगा मैं वॉल्यूम पे, क्योंकि वॉल्यूम मैंने पहले कहा था पाई आर स्क्वायर एच है। अब आपको रेडियस पता लग गया कैसे निकालना है, आपको हाइट पता लग गया कैसे निकालनी है। तीसरी चीज मैंने कहा था पाई आर स्क्वायर एच इंटू फॉर्म फैक्टर। क्योंकि आप सब लोग फॉरेस्ट्री से संबंधित नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगा फॉर्म फैक्टर कैसे निकालना है। अब मैं बहुत शॉर्टकट तरीके से आपको बताऊंगा कि वॉल्यूम कैसे निकालना है। तो जब भी आपको स्टैंडिंग ट्री का वॉल्यूम निकालना है, तो आपने दो चीजें ले ली हैं। एक चीज आपने ले ली है हाइट, और दूसरी चीज आपने ले ली है डायामीटर, जिसको हम कहते हैं डीबीएच। तो अगर हमारे को डायामीटर पता है, अगर हमारे को हाइट पता है, तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से वॉल्यूम टेबल बने हुए हैं या वॉल्यूम इक्वेशंस बनी हुई हैं। अगर आप ये देखेंगे, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, ये डी स्क्वायर एच है, तो इसमें हमें डायामीटर भी पता है, हमारे को हाइट भी पता है।
केवल हमें इस इक्वेशन में ये डायमीटर की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे हाइट की वैल्यू डालनी है, हमारे को पता लग जाएगा कि हमारे पेड़ के अंदर कितना वॉल्यूम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पेड़ का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है और मेरे पेड़ की हाइट 20 मीटर है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट से यहाँ इसको लोकेट करने की कोशिश करूंगा। अगर आप देखेंगे यहाँ 20 मीटर पे ये वॉल्यूम है 0.432, तो इसका मतलब मेरे एक पेड़ का वॉल्यूम है 0.432 मीट्रिक क्यूब। क्योंकि वॉल्यूम है, यूनिट बहुत ध्यान से देखेंगे, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम हमेशा हम एक्सप्रेस करते हैं क्यूबिक मीटर में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारा जो है वॉल्यूम, पेड़ का वॉल्यूम जो है क्यूबिक मीटर में आ रहा है। इसी तरह हम कोई भी पेड़ हो, चाहे अगर उसकी सपोज 32 मीटर हाइट है, तो 32 मीटर हाइट में अगर आप देखेंगे 85 सेंटीमीटर इसका अगर डायमीटर है, तो आप आराम से यहाँ पे बता सकते हैं कि इस पेड़ का कितना वॉल्यूम। तो इसी तरह सपोज अगर आपके पास हाइट भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास हाइट भी नहीं है, आपके पास अकेला डायमीटर है, तब भी हमारे पास ऐसे बहुत सारे वॉल्यूम टेबल हैं। यहाँ पे केवल हमें डायमीटर ही पता है और इसके सामने हमें वॉल्यूम की वैल्यूज ऑलरेडी दे रखी हैं। तो यहाँ पे हमारा मात्र काम ये है कि हम फॉरेस्ट में जाएंगे, केवल हम टेप से जाके डायमीटर की वैल्यू ले आएंगे। इस डायमीटर के कॉरस्पॉन्डिंग कितना वॉल्यूम है वो हम इस वॉल्यूम टेबल से देख सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये बहुत सारी इक्वेशंस अवेलेबल हैं। अगर आप देखेंगे ये अलग अलग स्पीसीज हैं। अब आप जब भी जंगल में जाएंगे तो आपको कोई भी लोकल लोग वहां के बता सकते हैं कि ये कौन सी प्रजाति है। तो अगर आपको ये पता है कि ये कौन सी प्रजाति है, तो मित्रों ये वॉल्यूम इक्वेशन ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। संस्थान लेवल पे भी अभी हमने इकोसिस्टम सर्विसेज का एक मैनुअल निकाला है और वो अवेलेबल भी है। अगर आप नेट पे देखेंगे, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे वो जो है मैनुअल अवेलेबल है। अगर उस वॉल्यूम आप उस मैनुअल के एनेक्शर में देखेंगे, लास्ट में जितने भी पेड़ों की वॉल्यूम इक्वेशन है, मैंने कोशिश की है जितने ज्यादा से ज्यादा पेड़ों की मैंने वॉल्यूम इक्वेशन उस मैनुअल में दे रखी है। तो अगर उस मैनुअल से आप वॉल्यूम इक्वेशन अगर आपके पास अवेलेबल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, मात्र आपको यहाँ पे डायमीटर की वैल्यू डालनी है। अगर आपका 10 सेंटीमीटर डायमीटर है, आप यहाँ पे 10 सेंटीमीटर वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास वॉल्यूम उस पेड़ का पता लग जाएगा। तो ये स्पीसीज वाइज है। सपोज शीशम का निकालना है तो ये यूकलिप्टस का निकालना है तो यूकलिप्टस की वॉल्यूम इक्वेशन यूज करेंगे। पॉपुलर का निकालना है, पॉपुलर की वॉल्यूम इक्वेशन यूज करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारी वॉल्यूम इक्वेशंस हैं जो हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ तो साथियों हमें पता लग गया कि हमारे पास कितना वॉल्यूम है। तो ये जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम टेबल या ये वॉल्यूम इक्वेशंस ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बनाई है। ये हमने नहीं बनाई है, ये ऑलरेडी काम रिसर्च का हो चुका है। कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने किया है, कुछ एफआरआई ने किया है, कुछ हमने भी किया है, कुछ यूनिवर्सिटीज ने किया है। मिलजुल के जो एक डाटा एक कंपाइल होके आया है, ये बहुत सारी वॉल्यूम इक्वेशंस हैं। आप इनकी मदद लीजिए, इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। अब फिर मित्रों मैं वापस आपके डाटा की तरफ आता हूं कि जो डाटा आपने ले लिया, जो डाटा आपने ले लिया है, आपने अब अबव ग्राउंड बायोमास अगर आपको निकालना है, तो आप क्या करेंगे, आप तो सीधा जाके डायमीटर की रीडिंग लेके आ रहे हैं और डायमीटर की रीडिंग निकाल के जो आप वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आपने वॉल्यूम ओवर बार्क निकाल लिया। लेकिन हमें निकालना है बायोमास। तो बायोमास मैंने आपको पहले बताया था, बायोमास का फॉर्मूला है वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो साथियों अगर हमें वुड डेंसिटी पता है, दिस इज वुड डेंसिटी, दिस इज वॉल्यूम ओवर बार्क। अभी आप ये दिस इज बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर, मैं अभी इसकी बात करूंगा क्या है ये। पहले दो चीजें समझ लीजिए, वॉल्यूम ओवर बार्क क्या है। तो वॉल्यूम आपको पता लग गया, आपने वॉल्यूम निकाल लिया। दूसरा है हमारी वुड डेंसिटी। तो वुड डेंसिटी जो है हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। मैंने आपको जो मैनुअल दिया है इंटरनेट पे अवेलेबल है, उस मैनुअल में ऑलरेडी बहुत सारे पेड़ों की वुड डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है। तीसरी इसमें चीज एक और फैक्टर आता है, वो आता है बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर। तो बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर बेसिकली होता क्या है साथियों, होता क्या है कि जो हम वॉल्यूम हमने निकाला पिछले जो मैंने आपको बताया है, जितना भी वॉल्यूम हमने निकाला है, तो जंगल वाले क्या करते हैं, जो वॉल्यूम हमारे पास निकल के आता है वो सिर्फ हम लेते हैं
20 सेंटीमीटर डायमीटर ओवर बार तक, वहीं तक हम उसको कंसीडर करते हैं। फॉरेस्ट वाले ये मानते हैं कि उसके बाद का जो है वो टिम्बर में नहीं आता है, वो हम फ्यूल वुड के लिए यूज कर लेते हैं, तो उसको वो कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बायोमास की बात करेंगे तो बायोमास में हमारा लेस देन 20 सेंटीमीटर डायमीटर की जो छोटी लकड़ी है वो भी यूज होगी, वो भी बायोमास में कंट्रीब्यूट करेगी। हालांकि वो वॉल्यूम में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही, जितने भी वॉल्यूम इक्वेशंस बनी हैं या जितने भी वॉल्यूम टेबल बने हैं उसमें वो उस चीज को कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब हम बायोमास निकालेंगे तो हमें ये सारी चीजें कंसीडर करनी पड़ती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, कोई भी वैल्यू आती है उसको हम बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बेसिकली दिस इज द रेशियो ऑफ अबव ग्राउंड ओवन ड्राई बायोमास ऑफ अ ट्री टू द ओवन ड्राई बायोमास ऑफ इन्वेंटेड वॉल्यूम। तो जब फॉरेस्ट वाले वॉल्यूम निकालेंगे तो वो कुछ हिस्सा ही लेंगे, लेकिन अगर उसका रेशियो क्या है, पूरे पेड़ का अबव ग्राउंड बायोमास कितना है और जितने से वॉल्यूम निकाला उसका बायोमास क्या था, उस फैक्टर को निकालते हैं, उसे हम बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर कहते हैं। लेकिन आपको यहां भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर बहुत सारी प्रजातियों का आपको दे रखा है। मैं अभी आपको ये जैसे ये बता रहा हूं, ये आपको टेबल दिया है, आपको केवल ध्यान में रखना है वॉल्यूम ओवर बार, वुड डेंसिटी और बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर। यही फॉर्मूला आपको सिर्फ अपने दिमाग में रखना है, बाकी आप सब चीजें भूल जाइए, ये वैल्यूज आपको उपलब्ध करवा दी जाएंगी। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी, वुड डेंसिटी एक ही बात है। तो ये वुड डेंसिटी डिफरेंट ट्री स्पीशीज का है, क्योंकि यहाँ पे 14-15 ही आप आई हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है 60-70 स्पीशीज की, मैंने मैनुअल में ऑलरेडी स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है। बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर आपको ऑलरेडी उपलब्ध करवा रखा है बहुत सारी प्रजातियों का। तो जो आप जंगल में जाएंगे, जिस भी प्रजाति का आपको बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर चाहिए वो आपको दे रखा है, आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है, आपको पेड़ की हाइट भी पता है, आपको पेड़ की डायमीटर भी पता है, आपको वॉल्यूम इक्वेशन से वॉल्यूम भी पता है। तो जब सब चीजें आपको पता हो गई हैं तो अब आप आराम से जो है बायोमास निकाल सकते हैं। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट है, उसका जो है वॉल्यूम दे रखा है 350 मीट्रिक क्यूब पर हेक्टर, वुड डेंसिटी ऑलरेडी दे रखी है, आपको अबव ग्राउंड बायोमास निकालना है। तो बड़ा सिंपल है, इसमें आपने सिंपल फॉर्मूला यूज कर दिया है कि अबव ग्राउंड बायोमास डेंसिटी इज इक्वल टू बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर सपोज 1 दिया है, वॉल्यूम ओवर बार का आपको 350 दिया है और वुड डेंसिटी आपको 0.65 दी हुई है। तो जब आप इन तीनों चीजों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका अबव ग्राउंड बायोमास आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत सारी चीजें ये ऑलरेडी ये उपलब्ध करवा रखी हैं आपको। इसके बावजूद भी आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कोई भी फॉरेस्ट्री का साइंटिस्ट है, आप उससे मदद ले सकते हैं। कहीं आपको किसी का बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर नहीं मिल रहा है, हमारे पास फॉर्मूले ऐसे हैं जिससे हम बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर भी निकाल सकते हैं। आप टेक्निकल लोगों के लिए अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि जितना भी बायोमास है, बायोमास इज नथिंग एल्स बट इट इज वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर। और सब चीजें आपको दे रखी हैं, आपको खाली जाके जंगल से ट्री की हाइट लेके आनी है और डायमीटर लेके आना है और सैंपलिंग यूनिट आपको ध्यान रखने हैं। तो जैसे वॉल्यूम इक्वेशंस थी, डायरेक्ट हमारे पास ये है, हमारे पास बायोमास इक्वेशंस भी हैं। इसमें आपको कुछ निकालने की जरूरत नहीं, कोई बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर नहीं निकालना है, कोई वॉल्यूम नहीं निकालना है, डायरेक्ट आप इस इक्वेशन को यूज करिए। इस इक्वेशन को यूज करने आपने डी की वैल्यू डालनी है, हाइट की वैल्यू डालनी है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे अबव ग्राउंड बायोमास आ जाएगा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, लेकिन अबव ग्राउंड बायोमास इक्वेशन हमारे पास बहुत सारी प्रजातियों की अभी अवेलेबल नहीं है। हम इस पे काम कर रहे हैं, ऑलरेडी हमारे संस्थान ने इस पे काम करके अभी हमने 5-6 कुछ ऐसे ट्रीज है जिनकी हमने इक्वेशन डेवलप की है, 10-12 बैम्बू स्पीशीज की भी हमने इक्वेशन डेवलप कर दी हैं। इसी पे अभी कार्य चल भी रहा है। तो आने वाले समय में बहुत सारी प्रजातियों की हम बायोमास इक्वेशंस बना रहे हैं ताकि आप सब लोगों को मेहनत कम करनी पड़े, आपको केवल डायमीटर और हाइट की रीडिंग डालनी है, आपके पास अबव ग्राउंड बायोमास आ जाएगा। बात करें ग्रासेस, हर्ब, श्रब्स एंड क्रॉप्स की, मित्रों इसमें बड़ा सिंपल है। मैंने पहले कहा था कि आपको इसमें 1 बाय 1 मीटर का कोऑर्डिनेट डालना है। जो भी 1 मीटर बाय 1 मीटर में आएगा वो सारी चीजें आपको काट लेनी है। काटने के बाद आप उसको लिफाफे में भर के ले आए, आप लैब में ले जाएं, ओवन में सुखा लें उसको, ड्राई वेट आ जाएगा उसका। जब
आपका सुखाने के बाद 65-70 डिग्री कांस्टेंट वेट आ जाएगा, उसको आप मेजर कर लीजिए, पर हेक्टर में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि दिस इज 1 × 1 मीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर से है, आप इसको मल्टीप्लाई बाय इस वैल्यू को 10,000 से करेंगे, आपके पास पर हेक्टर ग्रास का बायोमास आ जाएगा, हर्ब का बायोमास आ जाएगा, श्रब का बायोमास आ जाएगा, इवन क्रॉप्स का भी बायोमास आ जाएगा। तो सबसे जो है इंपॉर्टेंट था ट्रीज का, ग्रास, हर्ब, श्रब्स, क्रॉप्स आप सब जानते हैं, आप सब निकाल भी रहे। डेडवुड भी हमें इसी तरह से क्वाड्रेट लेना है। जैसे जंगल के लिए हमने रखा है 200 मीटर स्क्वायर का, 5 मीटर चौड़ा और 40 मीटर लंबाई में हम चलेंगे। जो भी इसमें गिरी हुई डेडवुड होगी उसको हम कलेक्ट कर लेंगे, उसको ले जाके हम उसका फ्रेश वेट लेंगे, ओवन ड्राई करेंगे, उसके जाके फिर इसको ओवन ड्राई करने के बाद इसका वेट ले देंगे, इसको भी पर हेक्टर हम कन्वर्ट कर देंगे, तो जो भी डेडवुड आएगी दैट इज एक्सप्रेस्ड ऑन पर हेक्टर बेसिस। इसी तरह लिटर फॉल है, लिटर फॉल के लिए हम सिंपली क्वाड्रेट डालते हैं, तो क्वाड्रेट में 0.5 × 0.5 मीटर का क्वाड्रेट डालते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, ज्यादा लेबर है, तो ये नंबर ऑफ क्वाड्रेट्स या बढ़ा भी सकते हैं, साइज भी इसका बढ़ा सकते हैं, और जो भी इसमें एवरी मंथ जितना भी आपके पास लिटर फॉल आता जाता है, इसको हम कलेक्ट करते रहते हैं, और आखिर में हम इसको पर ईयर बेसिस पे पर हेक्टर एक्सप्रेस कर देते हैं। तो ये है क्वांटिफिकेशन ऑफ लिटर फॉल, किस तरह से हम करते हैं। और अगर आप ये देखेंगे, ये लिटर फॉल हम कलेक्ट कर रहे हैं, इस लिटर फॉल को कलेक्ट करके हम जो है लैब में ले आते हैं, इसको पर हेक्टर में हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। रूट बायोमास साथियों, ये भी थोड़ा टीडियस टेक्निक है, ये कुछ काम हमने यहाँ पे किया था, हमने ये डिस्ट्रक्टिव मेथड से पूरे की पूरा जड़ का हमने पूरा सिस्टम हमने इसको उखाड़ के हमने लिया है, बट आप लोगों को उखाड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपका काम आसान कर दिया है। हमने इस सारे काम को करने के बाद आपको एक रेशो दे दी है 0.28 या 0.20। आपको कुछ नहीं करना है, जितना आपका अबव ग्राउंड बायोमास आ जा रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, तो आपके पास जो है बिलो ग्राउंड बायोमास पता लग जाएगा। ये आप देख सकते हैं, हमने निकाला है बिलो ग्राउंड और अबव ग्राउंड का रेशियो है। अगर आपके पास अबव ग्राउंड पता होगा तो आप इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो है बिलो ग्राउंड बायोमास आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, अबव ग्राउंड बायोमास को मल्टीप्लाई करना है आपको बिलो ग्राउंड बायोमास से, तो आपके पास रेशो से, तो आपके पास बिलो ग्राउंड बायोमास आ जाएगा। बहुत सिंपल टेक्निक है, इसमें कुछ भी करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये सेम रिग्रेशन मेथड है, इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल आपको ध्यान यही रखना है कि रेशो पता होनी चाहिए। ये भी रूट का मोनोलिथ मेथड है निकालने का, इसमें हम पूरा 1 × 1 मीटर या 0.5 × 0.5 मीटर पूरा उखाड़ लेते हैं, और उखाड़ने के बाद जितना भी बायोमास रूट का आता है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव मेथड से, इस तरह से हम ये बायोमास निकाल सकते हैं। बट फॉरेस्ट में या वाटरशेड में हम ये सब चीजें अवॉइड करते हैं, ताकि हम मोस्टली कोशिश करते हैं कि ये सब चीजें हम नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड से करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी चीजें, बहुत सारी चीजें स्टैंडर्डाइज कर रखी हैं। आपको अबव ग्राउंड बायोमास पता है, आप बिलो ग्राउंड बायोमास निकाल सकते हैं। अब साथियों लास्ट में मैं आ जाता हूँ, फिर कार्बन पे बात करेंगे। अब हमने वॉल्यूम निकाल लिया, हमने बायोमास निकाल लिया। जैसे कि मैंने पहले आपको कहा था कि आइदर जो आईपीसीसी कहती है कि किसी भी ट्री में 47% कार्बन है। पत्तों में हालांकि 42-43 हो जाता है, बट आईपीसीसी कहती है 47% इज कार्बन। और अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्यूरेसी में अगर हम जाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक CHNS एनालाइजर होते हैं। CHNS एनालाइजर में हम अपने सैंपल रखते हैं, वहां पे हम कार्बन की वैल्यू निकाल देते हैं। अदरवाइज अगर CHNS एनालाइजर नहीं है किसी के पास, हमारी लैब में मफल फर्नेस सभी के पास है, 550 डिग्री पे हम जितने भी सैंपल होते हैं उनको बर्न कर देते हैं, उसकी एशिंग कर देते हैं, और 50% ऑफ द एश फ्री मास जो है दैट इज कंसीडर्ड एज कार्बन। तो ये देखिए, ये हमने मफल फर्नेस में सैंपल बर्न किए थे, आप एश देख सकते हैं। जो ये एश आ रही है, 50% ऑफ दिस एश फ्री डेरिवेट इज योर कार्बन। तो ये हमने डिफरेंट कंपोनेंट है, बैम्बू में हमने कार्बन निकालने की कोशिश की थी, लीव में कितना है, ब्रांच में कितना है, तो हमने ये पाया था जनरली इट वेरीज फ्रॉम 44 से लेके 48% तक। तो इसलिए आईपीसीसी भी यही कहता है कि 0.47 जो है कार्बन रहता है। तो जितना भी बायोमास आपका एक पेड़ का आया, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 0.47 के साथ, तो ये आपको सीधा सीधा कार्बन स्टॉक दे देता है। तो कुछ नहीं है, हमने अपनी जो स्टार्ट किया था, हमने डायामीटर से हमने हाइट लिया, हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम के बाद हमने बायोमास निकाला, बायोमास को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 0.47 से, इसने हमें कार्बन दे दिया। ये दिया एक पेड़ के लिए। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टर कितने हैं, और इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ट्रीज पर हेक्टर कितने उसके साथ, तो ये हमें पर हेक्टर
बायोमास कार्बन स्टॉक दे देगा कि आपका स्टैंडिंग कार्बन स्टॉक कितना है। और इसी वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3.67 के साथ, तो ये हमें बता देगा कि हमने, हमारे पेड़ ने वातावरण से कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दिया। तो दिस इज द मोस्ट जो है यूज्ड मेथड फॉर मेजरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन स्टॉक। अगर आपको पता है कि आपके वाटरशेड में कितने कार्बन क्रेडिट हैं, तो आप अपने डायरेक्टर साहब को, अपने पीआई को बता सकते हैं कि साहब हमारे एफर्ट से हम क्या करेंगे कि एक हम रीडिंग पहले लेंगे। जितने भी ट्री आपके वाटरशेड में हैं, आपको कुछ नहीं करना है, जब प्रोजेक्ट शुरू होगा आपने ट्री का डायमीटर ले लेना है। और पेड़ जो आपको मार्क करने हैं, ध्यान आपको यही रखना है कि आप जीपीएस लोकेशन ले लें और उन पेड़ को आप परमानेंट पेंट के साथ मार्क कर दें, ताकि 5 साल के बाद भी जब आप रीडिंग लेंगे, दोबारा उन्हीं पेड़ की रीडिंग लेनी है, तो आप देखेंगे कि पहले डायामीटर इतना था, अब डायामीटर इतना हो गया। तो पहले आपका बायोमास इतना था, 5 साल के बाद बायोमास इतना हो गया। 5 साल पहले कार्बन इतना था, 5 साल के बाद इतना कार्बन हो गया। जब आप उसको पर हेक्टर में कन्वर्ट करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि मेरी इंटरवेंशन से हमारे वाटरशेड, जितने इंटरवेंशन हमने लिए, हमने पेड़ लगाए, हमने पानी, हमारे पानी के बढ़ने से इतनी प्रोडक्टिविटी, जंगल की उत्पादकता बढ़ गई, हमने ब्रशवुड चेक डैम लगाया, पीछे सिल्ट रुकने से पीछे इतनी बायोडाइवर्सिटी बढ़ गई, बायोडाइवर्सिटी बढ़ने से इतना कार्बन बढ़ गया। तो उस पूरे कार्बन को जब आप कैलकुलेट कर लेंगे, तब हम एक क्लस्टर बेसिस पे जब ये काम हो जाएगा, तो हम नाबार्ड को भी अप्रोच कर सकते हैं, नाबार्ड भी इस पे काम कर रहा है, या हम डायरेक्टली, बहुत सी एजेंसीज इस तरह से काम कर रही हैं कार्बन क्रेडिट के ऊपर, तो हम डायरेक्टली उनको अपना कार्बन एक क्रेडिट के रूप में सेल कर पाएंगे। और जो किसान हमारे पेड़ काट नहीं सकते पहाड़ों में, वो कम से कम कार्बन क्रेडिट के रूप में लाभान्वित हो सकते थे। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अगर आपका किसी का कोई प्रश्न है तो यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज। मैं आशा करता हूँ मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया होगा, बट पता नहीं, जो भी था। नहीं डॉक्टर साहब, टाइम तो नहीं, बहुत इतना इंटरेस्टिंग था कि सब, मेरे को लगता है मंत्रमुग्ध होकर आपका जो लेक्चर है वो सुन रहे थे सभी। और अगर किसी का कोई प्रश्न है तो अभी डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं और उनसे पूछ सकते हैं, और बाद में भी पूछ सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अभी आपको फौरी तौर पे कुछ एकदम समझ में नहीं आया तो आप अपने हिसाब से टाइम लीजिए, और अगर आपसे पूछना है तो पूछ लीजिए। अभी आईआरसी आ रही है, उसके बाद डॉक्टर साहब फ्री होंगे हमारे, तो और आप, अच्छा ये भी रहेगा चौहान जी की, अगर मे बी आफ्टर आईआरसी अगर एक प्रैक्टिकल कर पाए, जहाँ पे ये हाइट हाँ लेना जान मैं सके, वही, फॉर्म फैक्टर कैसे करना है, ये सब चीजें सीख सकें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं भी इसलिए आ रहा था कि जब आप देश विदेशों में आप इस चीज का सिखा रहे हो, तो अपने आदमियों को तो पहला इनका आपका कर्तव्य बनता है, और इनका भी आपसे सीखने का पूरा फर्ज बनता है कि ये सीखे पहले। क्योंकि आप अभी जी ये जी। देख रहे थे, आपने विदेशों में इस चीज को सिखा रहे हैं इसको, तो अपने देश में और अपने आदमियों को सबसे पहले सीख ले तो और बढ़िया है। जी। तो अभी तो किसी का प्रश्न है तो भी पूछ सकते हैं। मुझको लगता है एक रवीश और एक प्रियंका और एक अमित, ये 3 तो काफी एक्टिव रहे आपके उसमें। और जो नहीं भी पूछ सके तो अभी अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। डॉक्टर साहब के पास में इतना ज्ञान का भंडार है कि वो आप सभी को अपने उससे बताने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग से इनका लगाव इतना ज्यादा है कि अभी आईआरसी में पूरा व्यस्त हैं डॉक्टर साहब। तो हम लोगों ने इनसे अप्रोच किया कि मैंने कहा कि सर हम लोग को आप एक ऐसा लेक्चर दे दीजिए जो सबके लिए यूजफुल हो। तो डॉक्टर साहब उस पर एकदम सहमत हुए और कहने लगे भाई मैं जो लेक्चर है मेरे पास में, और जो सबके लिए टेक्निकल जो पर्सनल है वो उनसे कुछ सीख सकते हैं, तो मैं ऐसा लेक्चर दूंगा कि भाई आप सभी के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यूजफुल रहेगा। और मुझे लगता भी है कि ये सभी के लिए यूजफुल है। और मैं आपको डॉक्टर साहब एक चीज बता दूं कि हमारी ये लेक्चर सीरीज पिछले साल से चल रही है, तो लगभग 1 जी वर्ष हो जाएगा इसको। और जो जी जी। सबसे अच्छे लेक्चर हुए हैं इसमें से एक आपका भी है, एक चलिए, बहुत बहुत हाँ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका, आपने मौका दिया, ये भी अच्छी बात है नहीं डॉक्टर साहब, कि मौका तो आपने मेरे आपने हम लोग को को। दिया है कि आप हमारे, हम लोग को बताने के लिए, कुछ हम लोग को सिखाने के लिए आए हैं। तो तो और मैं यही चाह रहा था कि कोई चीज आपसे शेयर कर पाए, अच्छी चीज शेयर कर पाए और आप सीखें इसको, क्योंकि सभी लोग लाभ ले रहे हैं और हमारे आदमी ना लाभ ले पाए इस चीज का, तो वो चीज ठीक नहीं है। तो कम से कम एटलीस्ट जितने फॉरेस्ट्री में कार्यरत हैं उन सबको ये चीजें आनी चाहिए, उनके लिए तो बहुत ही जरूरी है, बाकी के लिए भी जरूरी है, क्योंकि वाटरशेड में
कोई पता नहीं कब यहाँ पे किसको जाना पड़े, किसको काम करना पड़ सकता है। और आने वाला टाइम इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप सब इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट रहेंगी आने वाले समय में। तो हाँ, क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर कोई करना चाहे तो प्लीज। किसी का है क्वेश्चन तो मैनुअल का बता रहे थे। हेलो सर, जी जी ये एक मैनुअल का बता रहे थे इकोसिस्टम का। जी जी जी। वो कहाँ से मिल सकती है सर? सर वो इकोसिस्टम सर्विसेज का मैनुअल ऑलरेडी अपलोडेड है इंस्टीट्यूट वेबसाइट के ऊपर। उसमें अच्छा। हमने एनेक्सर डाल रखे हैं ऑलरेडी, सभी इक्वेशंस उसमें दे रखी हैं, बायोमास एक्सपेंशन फैक्टर भी दे रखा है, ट्री की स्पेसिफिक ग्रेविटी भी दे रखी है, सब चीजें उसमें दे रखी हैं, बड़े क्रिस्टल क्लियर तरीके से एक एक चीज समझा रखी है उसमें हमने। फिर भी अगर कभी किसी को कोई भी डाउट हो, आप मोस्ट वेलकम, कभी भी आप आइए, हम इस पर और भी चर्चा कर सकते हैं। थैंक यू सर। और किसी का कोई प्रश्न है? कोई हमारे सेंटर से, कोई हमारे तकनीकी बंधु कोई पूछना चाहे? डॉक्टर साहब हमारे साथ ही, ऐसी बात नहीं है कि अभी इनसे तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर अभी किसी का फौरी तौर पर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अपना। डॉक्टर साहब एक छोटा सा क्वेश्चन था। जी जी ये जो हमारा अलग अलग स्पीसीज हैं, जी इनकी भी जो बायोमास प्रोड्यूस करने की अलग अलग कैपेसिटी है, जी। तो मेरे ख्याल में अगर ये किसी भी वर्ड साइड में हम बहुत फास्ट ग्रोइंग जो है ट्री लगाएंगे, तो उनका जो है कार्बन स्टोर करने का रेट जो है ज्यादा होगा, जो फास्ट ग्रोइंग स्पीसीज है हमारी। जी जी, जितना जल्दी हम जितनी फास्ट ग्रोइंग लगाएंगे, उसका जी। उतना ही जल्दी ज्यादा सिक्वेस्टर करेगा, उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा, उनको ज्यादा जल्दी मिलेगा। ज्यादा मिलेगा, तो ये भी जो है डॉक्टर साहब फिर जो है हमको अलग अलग एरिया वाइज, या जो मतलब अलग अलग एरिया और उसके हिसाब से जो है ऑप्टिमाइज करना होगा कि कौन सी स्पीशीज को जो है चुना जाए, और जल्दी अगर टारगेट जो हाँ, अचीव करने इसमें जल्दी। दो चीजें हैं सुरेश जी। एक चीज और ये भी है कि हमें जब भी वाटरशेड में कार्य करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि किसान क्या डिमांड कर रहा है। जी। तो जहां पे तो किसान की सबसे पहले तो किसान की बात मानेंगे। हाँ जी, जब हाँ जी। किसान की बात, किसान की स्पीसीज हमें पता लगी, उसके बाद हम सेकंड प्रायोरिटी अपनी तय करेंगे कि जो किसान मांग रहा है उसमें जी से सबसे फास्ट ग्रोइंग क्या हम उसको दे सकते हैं। जी जी। नहीं तो डॉक्टर इस तरह साहब, से हम थोड़ा जैसे प्रायोरिटी कर जी जी, पाएंगे। जैसे नाबार्ड जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं क्रेडिट जो है परचेज करने का जो है बात है, क्रेडिट परचेज करेंगे, कार्बन क्रेडिट। जी किसान तो वही स्पीशीज जो है मेरे ख्याल में ज्यादा उसको उगाना पसंद करेगा, जो ज्यादा क्रेडिट जो है एकत्र कर पाएगी कम जी समय में। जी, क्योंकि पहाड़ में किसान काट नहीं सकता है, केवल काट जी सकता है जी वो चारे के लिए, चारे या ईंधन लकड़ी के लिए तो काट सकता है, लेकिन जी पेड़ को नहीं काट सकता है। तो अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, वो कहते हैं कि हम काट तो नहीं सकते, लेकिन ठीक है, अगर उसको कार्बन क्रेडिट के रूप में जो भी कार्बन जा रहा है वो मिल जाएगा, तो उससे भी उसको फायदा हो जाएगा। जी जी जी। तो ये जो क्रेडिट है डॉक्टर साहब, ये जो है मतलब अभी ये जस्ट जो है कॉन्सेप्ट ही है, या बिकने भी शुरू हो चुके हैं? ये ऑलरेडी इसमें एक पूरा प्रॉपर प्रोसीजर रहता है। जब भी ये कार्य शुरू करना है, पहले हमें एक सर्टिफाई एजेंसी से इसको सर्टिफाई करवाना पड़ता है कि जी ये कार्य अब हम कार्बन क्रेडिट के लिए शुरू करने जा रहे हैं। उस कंपनी से लोग आएंगे, वो वहां पे अपना मेजरमेंट पूरा करके जाएंगे, उस जी वेरिफिकेशन करेंगे, उसके लिए पूरा एक कमेटी बनी है। तो उसके बाद ऑडिट, जैसे हमारे यहाँ ऑडिट होता है, तो इसमें भी ऑडिट होता है। तो जी फिर वो 5 साल के बाद, फिर जब वो कंटिन्यूस पीरियोडिक मेजरमेंट करते रहते हैं, और 5 साल के बाद आपको एक कहेंगे कि आपके यहाँ इतना कार्बन जमा हो गया। वो हमारे या आपके कहने से नहीं होगा कि किसान कह रहा है कि मैंने इतना कर लिया, जी क्योंकि वहां जी पूरी कमेटी एक बन रखी है ऑलरेडी। वो कमेटी आएगी, वो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट देंगे बकायदा आपको कि आपके पास इतना कार्बन क्रेडिट है। वो सर्टिफिकेट जाएगा, उस सर्टिफिकेट की कीमत है, उसको आप फिर इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते हैं। जी जी। अच्छा, दूसरा डॉक्टर साहब, ये जो पेड़ है हमारा, कोई भी पेड़, सपोज कीजिए एक पेड़ की आयु जो है 25 साल है या 50 साल है, जी तो अलग अलग जो ट्रीज है हमारे, इनका भी जो है अलग अलग ईयर में जो है कार्बन स्टोर करने का रेट भी अलग अलग होगा। जी। मतलब इसमें शुरू के सालों में ज्यादा होगा, कैसे जो है मतलब इसका भी कोई? हाँ, इन जनरल जब हम कोई भी पेड़ लगाते हैं जनरली, क्योंकि थोड़ा टेक्निकल हो जाऊंगा मैं इसमें, जी 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 क्योंकि हमारे पास दो चीजें आती हैं, करंट एनुअल इंक्रीमेंट और मीन एनुअल इंक्रीमेंट। तो शुरू में क्या होता है कि जब पौधा हम लगाते हैं, तो शुरू के साल अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ ज्यादा होती है, जी और एक पीक आने के बाद, जैसे इकोनॉमिक्स में भी होता है, एक पीक आने के बाद फिर धीरे 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 वो कम हो जाता है। जी तो हम इसीलिए कहते हैं कि जब
यौवन अवस्था में ट्री है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उस समय। जी लेकिन ये यौवन अवस्था भी डिपेंड करती है, कुछ एक पेड़ होते हैं लॉन्ग रोटेशन ट्री होते हैं, कुछ एक शॉर्ट रोटेशन ट्री होते हैं। तो जी पॉपुलर है यूकलिप्टस है, इनकी यौवन अवस्था आपकी 4-5 साल में ही आ जाएगी, 6 साल में आ जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि 8 साल के बाद काट लो इसको, इसके बाद अगर आप रखोगे तो फिर वो उतनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी से हमें यील्ड नहीं देगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि उसका 8 साल रोटेशन एज हो गया। लेकिन जब हम कॉनिफर की बात करेंगे, चीड़ की बात करेंगे, देवदार की बात करेंगे, ये थोड़ा स्लो ग्रोइंग है, इनमें पीक आने में टाइम लगेगा। जी तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आप तेजी से बढ़ने वाली प्रजातियां लगाएं। और ऐसा नहीं कि इसमें ऑलरेडी जो नई प्रजातियां लगाएंगे वही एप्लीकेबल है, जो ऑलरेडी आपके पेड़ लगे हुए हैं और आपने क्या किया, आपने वाटरशेड इंटरवेंशन से वहां पे मॉइस्चर अच्छा कर दिया। और आप ये देख लेंगे कि आज प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले इसका डायमीटर इतना था, बायोमास इतना था, और आपके मॉइस्चर आने से इस ट्री का डायमीटर पहले 30 सेंटीमीटर था, अब 40 सेंटीमीटर हो गया 10 साल में। तो वो जो 10 सेंटीमीटर भी आपका एग्जिस्टिंग पेड़ बड़ा है, उसके लिए भी आपको कार्बन क्रेडिट मिलेगा। यही नहीं कि जो प्लांट आप लगा रहे हैं उसी के लिए मिलेगा, जो जी। एग्जिस्टिंग प्लांट है उसके लिए भी आपको कार्बन क्रेडिट देने का इसमें पूरा मैकेनिज्म है। ये तो आने वाले समय में डॉक्टर साहब कार्बन ट्रेडिंग कराने वाली बहुत सारी संस्थाएं जो है खुल जाएंगी आने वाले 20-25 सालों बाद। जी जी जी, अभी इसमें बहुत से नीतिगत इश्यूज हैं जो गवर्नमेंट को बहुत सारी चीजों में डिसीजन लेना है अभी। लेकिन अगर हमें वातावरण का वाकई में सोचना है, मैंने पहले कहा था कि वातावरण ऐसा है कि ये जो है पंछी परिंदे हवा के, ये कोई नहीं रोक सकता इनको। आज बाउंड्रियां हमारे लिए हैं, हम आपके लिए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कोई बाउंड्री नहीं है। कोई भी वातावरण दूषित करता है, हम भी उससे प्रभावित होंगे, हमारे बच्चे भी प्रभावित होंगे। तो ये सही समय है, हमें चेतना होगा। आज अगर हम नहीं चेतेंगे तो हम आने वाली पीढ़ी का नुकसान करेंगे। जी जी और किसी का कुछ प्रश्न? तो आज का प्रोग्राम मैं सोचता हूँ कि फिर अब समाप्ति की ओर है हम लोग का। और आप लोग के साथ हम लोगों ने जो आज का अटेंडेंस लिंक है और जो फीडबैक फॉर्म का लिंक है वो चैट बॉक्स में, और जो हमारा एक टेक्निकल का ट्रेनिंग का ग्रुप बना रखा है उसमें शेयर कर दिया है। और उस पे सभी आप अपने लोग अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और आज का इसका सांगली जी अपना ये आप बंद करिए, आपका आवाज आ रहा है इससे बहुत ज्यादा ना, आप ऑफ करिए अपना ये सिस्टम। और आज का जो हम लोग हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड गुड इवनिंग। इवनिंग, गुड इवनिंग। हेलो सर, myself Sangeet from Moody Center, sir. जी जी जी। Sir, I don't know Hindi language. The next session will be conducted explain English Oh, language. sorry, I was not knowing that actually. You have not told me in between also. Otherwise, I could have started in English. क्या हुआ? So I was not knowing that. Otherwise, I could have explained it in English also. But maybe I'm really sorry for that. Actually that was technical. Every session I will told sir. Just explain Hindi English language also, sir. Every session I will told sir. तो थोड़ा नेक्स्ट टाइम ध्यान रखेंगे। This was a bit Hello? technical lecture Hello, also. sir. You can understand the density and all things, na? This was technical type of lecture. It was not purely lecture. Can you hear me? Hello. हेलो Angli Hello, ji, sir. can you hear me? हेलो हेलो हाँ प्रमोद जी बोलिए। हेलो सर। जी हाँ सर, one more I want to ask one question. Can जी, for please. any ecosystem can affect the carbon sequestration just like temperate, tropical and subtropical? Then which forest will be more effective for carbon sequestration and how? ओके ओके, सो जनरली अगर आप देखेंगे, ओके I'll go with English now. In general, if you see in subtropical forest, tropical forest, and temperate forest and tropical rainforest, so main thing which go on is climate, moisture. Okay, so the places where the temperature is moderate,
where moisture is available, they give us higher growth. So in general, we say that particularly tropical rainforest, they show the maximum carbon sequestration, followed by subtropical forest, and then in last it is the temperate forest. It's like that only. I hope your question is answered. Pramod ji? अभी तो सर 2 बार तो इसने 100 पार कर दिया, तो अभी रीडिंग एक भी हाँ, yes sir. तो आज का प्रोग्राम फिर करें समाप्त। तो चलिए, कोई किसी और का भी प्रश्न हो तो कभी भी मेरे से पूछ भी सकते हैं, फोन पे भी आप संपर्क में रह सकते हैं। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपसे रिक्वेस्ट धन्यवाद। है, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर इसका पीपीटी अगर मिल पाए ना, इसका हम लोग को भले ही पीडीएफ में दे दीजिए आप। ठीक अगर है, ठीक है, कोई मिल बात जाएगा नहीं। तो थोड़ा सा इनके लिए, क्योंकि अभी जैसे ओटी सेंटर वाले बोल रहे हैं उनको, अब मैं इनको यही बोल सकता हूँ कि हम लोग इंग्लिश में आपने तो इंग्लिश में लेक्चर प्रिपेयर किया हो ना। हाँ, रियली एक्चुअली मैं आई वाज नॉट नोइंग दैट, अदरवाइज आई कुड हैव एक्सप्लेन्ड इट इन इंग्लिश आल्सो। मैंने सोचा कि थोड़ा सा सभी की, उसके लिए मैंने हिंदी में स्टार्ट किया। नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ पे प्रेफरेंस क्या है ना कि यहाँ पे हिंदी वाले भी बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे हैं। हाँ, इंग्लिश जो है ना, दैट इज द प्रॉपर वे ऑफ गिविंग लेक्चर इन ऑन दिस प्लेटफॉर्म ना सर। मैं भी यही चाह रहा था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए बात, और क्या लेकिन है। ये है कि आपने हिंदी में बोला है और इंग्लिश में आपका पीपीटी है, तो मेरे को लगता नहीं है इसका, और इतना ज्यादा ऐसे कुछ इश्यूज भी नहीं थे कि जैसे टेक्निकल टर्म्स ज्यादा है, डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, सभी को पता ही है इसमें जी जी क्या जी क्या जी। निकालना है। तो इतना मेरे को लगता नहीं है कि आज ऐसा कुछ समझने का था कि जिसको पूरा इंग्लिश में या पूरा हिंदी में अगर किसी की समझ में ना आए, क्योंकि तो आज जो हम लोग का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसको आज हम लोग आज का समाप्ति करते हैं। इससे पहले मैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर मधु सर का और हमारे जो नोडल ऑफिसर ट्रेनिंग है डॉक्टर बांकी बिहारी जी का, और सबसे ज्यादा डॉक्टर राजेश कौशल जी का, हमारे जो प्रधान वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इतनी अच्छी जानकारी दी कि सभी इससे लाभान्वित होंगे, मेरे को 100% उम्मीद है। और जैसा मैंने उनको रिक्वेस्ट भी किया था, मैंने कहा डॉक्टर साहब, आपने जो ये ट्रेनिंग है इसको आपने जब विदेशों में कर रखा है, इसका प्रैक्टिकल आपके साथ तो सारे विदेशी दिख रहे थे, तो मैंने कहा कि यहाँ पे भी आप हमारे एक जब भी आपको समय हो तो एक इसका भी एक सेशन हो जाएगा, लाइव सेशन करा देंगे, तो जो हमारे सेंटर्स पे हैं वो इसको लाइव देख पाएंगे, और कुछ समझ अगर कोई दिक्कत होगी तो यहाँ आते रहते हैं, तो यहाँ पे भी कोई सीख सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना अपना कीमती समय निकाला और हम लोग को यहाँ पे लेक्चर देने के लिए आपने हम लोग को बोला कि भाई मैं अपना इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन यह है कि उसमें से भी समय निकाल के आप लोग को जरूर कुछ शिक्षा दूंगा। और आजकल आईआरसी का हम लोग को सबको पता ही है कि बहुत टफ शेड्यूल हो ही रहा है सभी के लिए, तो इस समय में निकालना, तो उसके लिए तो आपको 2-2 बार धन्यवाद है हम लोग की सभी की तरफ से, सभी टेक्निकल बंधुओं की तरफ से। और मैं फिर अपने जो इसके कोऑर्डिनेटर हैं श्री सुरेश कुमार जी, हमारे सीटीओ हैं, उनका भी धन्यवाद है कि उन्होंने, हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोगों ने कहा कि भाई सबसे अच्छा लेक्चर आप डॉक्टर साहब हमारे यूनिवर्सिटी में भी हैं, और जो आपका आज हम लोगों ने पढ़ाने का ढंग देखा तो उससे और भी पूरा पुख्ता हो गया कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हैं डॉक्टर साहब। बहुत धन्यवाद जी, इसके लिए तो आपका जो है। हाँ, तो उसके लिए सुरेश जी और हमने कहा था कि डॉक्टर साहब से अप्रोच करते, अगर उनके पास थोड़ा समय होगा तो हम लोग देंगे तो बहुत अच्छा होगा, और आपने दिया तो उसके लिए पुनः एक बार धन्यवाद। मैं भाटिया जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हम लोग से जुड़े रहे इस पूरे प्रकरण में, और जो भी हम लोग की जो भी टीम है पूरी हमारी, जो 4 हम लोग टेक्निकल पर्सनल हैं, जो सुरेश जी हो गए, भाटिया जी हो गए, सुरेंद्र हो गया और मैं हो गया, तो हम लोग से जितना बन पाता है हम लोग कोशिश करते हैं। और सबसे अच्छा कोशिश जब लगती है कि जब आप इसको इंटरेक्टिव मोड में लेते हैं। अब जैसे डॉक्टर साहब कुछ पूछ रहे थे, तो हमारे यहाँ से 2-3 टेक्निकल, अब सीनियर वालों को तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि वो लोग ऑलरेडी सब जानते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनको कम से कम आगे आके, अगर कुछ नहीं आ रहा है तो अभी सीखने का समय है। अगर आप उसको सीखने की अभी कोशिश नहीं करेंगे और सोचेंगे कि यार चल रहा है लेक्चर चलने दीजिए, तो इसका मतलब कुछ आपके आपके लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है।
और आपको जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको वाटर साइड में जाएंगे तो आजकल मल्टी टैलेंटेड आदमी चाहिए सबको, कि भाई इंजीनियरिंग का भी काम देख ले, फॉरेस्ट्री का भी देख ले, और जो भी ज्यादा से ज्यादा देख ले, क्योंकि आदमियों की रियल में कमी हो रही है, आगे आने वाले समय में और भी कमी होगी। और सभी, मेरे को लगता है सभी ने किया होगा। अब जो डॉक्टर साहब हम लोग को पीपीटी देंगे उसमें इन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस भी दे रखी हैं, अगर आप उस चीज को आगे सॉल्व वॉल्व करेंगे अपने आप और कुछ सीखने की, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी तो होता है आदमी अपने स्तर पे सीखे। जो डॉक्टर साहब ने तो आपको राह दिखाई है, अब जिसको अगर इसको सीखना होगा तो वो अपने आप अप्रोच करेगा, और जिसको इंटरेस्ट होगा वो अपने आप अप्रोच करेगा। और जैसा लेक्चर डॉक्टर साहब ने दिया, मुझे लगता है कि सभी ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करेंगे, मुझको लगता है इसमें, कि डॉक्टर साहब हमको ये बता दीजिए सर, हमको ये नहीं समझ में आया। ऐसे समझा तो उन्होंने सब कुछ दिया, पर छोटा सा समय था हम लोग का, बहुत कम टाइम, 1-1.5 घंटे का समय रहता है, और डॉक्टर साहब ने अपनी तरफ से हम लोग को कुछ ज्यादा समय दिया है अपना, क्योंकि 1 घंटे का इसका लेक्चर की अवधि थी, और उन्होंने इसको लगभग 1.5 घंटे हम लोग को हमारे साथ इसमें बिताए हैं इसमें। तो अब आज का ये जो हम लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम का आज का सेशन है, हम लोग इसको समाप्त करते हैं, और आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी अपना स्वस्थ रहे अपने अपने स्थानों पे, और ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, और हमारे जितने सीनियर जो हमारे साइंटिस्ट हैं, हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं, उनसे सीखें जो सीनियर हैं, और डॉक्टर साहब से आपको जो जो सीखने को मिला उससे उनसे आप 1-to-1 भी बात कर सकते हैं कभी। और यहाँ पे जो हमारे मुख्यालय पे हैं वो तो डॉक्टर साहब से मिलते रहते ही हैं, और हम लोग भी डॉक्टर साहब के पास बैठेंगे, थोड़ा और सीखेंगे इनसे, कमरे में जाके इनसे कुछ, जो जो हमारे सुरेश जी ने तो काफी सारे वैलिड पॉइंट अभी लिख के रख भी लिए, क्योंकि उनका सिर नीचे हो रखा था पूरे, उनमें ट्रेनिंग में लिख रहे थे, कुछ नोट कर रहे थे वो, तो उन्होंने काफी सारे पॉइंट नोट कर रखे हैं जो शायद डॉक्टर साहब के साथ डिस्कस करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। डॉक्टर साहब आपका पुनः एक बार हमारी सभी तकनीकी कर्मचारियों की तरफ से बहुत 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 धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सभी ऑर्गेनाइजिंग टीम का भी, मुझे इनविटेशन देने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा करता हूँ कभी भी मेरे सहयोग की जरूरत हो और मैं उपलब्ध रहूंगा, और कभी मुझे आपके सहयोग की जरूरत हो तो मैं ये भी आशा करता हूँ उपलब्ध कि आप रहेंगे भी डॉक्टर हमेशा साहब, अवेलेबल। आपके सहयोग। बहुत डॉक्टर बहुत साहब धन्यवाद। आपके सहयोग तो नहीं, आपके हम साथ हैं सब आपके, और हम आपको आगे भी तंग करेंगे। हम आपको ये आश्वासन पक्का देते हैं कि हम ऐसा मत सोचिएगा कि आपने एक लेक्चर ले लिया और ये तीसरी हो गई है, हम आपको और ज्यादा तंग करेंगे, क्योंकि ऐसे टीचर हैं ऐसे कम मिलते हैं, तो हम लोग को भी दायित्व बनता है कि जो नए बच्चे आ रहे हैं तो वो भी आपसे कुछ सीखे ना। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हम जितना सिखा पाए कम से कम अच्छी बात है। कोई सीख के अगर उसको अप्लाई कर लेता है तो ये सबसे अच्छी बात तो यही है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। लॉन्ग रन तो में चलिए, संस्थान का ही फायदा है उसमें। जी जी जी, थैंक यू जी, थैंक यू ठीक है वेरी डॉक्टर, थैंक यू। मच। ओके। ओके सर, ठीक है, तो समाप्त कीजिए। ओके धन्यवाद। ओके।